पदार्थ है जिससे हम फ्यूजन पावर को बना सकते हैं। Helium-3 वो अगर हम बना लें तो धरती में ड्यूटेरियम है, समुद्र के पानी में। If we are able to control it, then we would solve the world energy crisis. Fearlessness is not the absence of fear. It's about ignoring fear itself. It will be there. This level of intelligence is also a curse. Exploration of solar system के चक्कर में हम कहीं से कोई ऐसा वायरस वापस ले आएंगे, हम उसको संभाल लेंगे। हो सकता है, because the real problem will start happening is when human brain and artificial brain can become linked. People who have a very high IQ are more prone to depression. हाई IQ का पैमाना ये है कि आपका लेफ्ट ब्रेन अच्छा काम कर रहा है। राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो 50% है वो तो पैमाने के ही बाहर है। यानी आइंस्टाइन का लेफ्ट और राइट साइड दोनों स्ट्रॉन्ग। Any great scientist, any great inventor is first right brain, then left brain. न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर होता क्या है जो इतना जबरदस्त डिस्ट्रक्शन वो कॉज कर सकता है? There's a photograph of a man, एक दीवार है उसके आगे बैठा था, वो आदमी वेपराइज हो गया, वो दीवार somehow बच गई। तेज रोशनी आई, उसकी वजह से दीवार का तो रंग उड़ गया, लेकिन जिस पोर्शन पे वो आदमी की छाया पड़ रही थी तो वहां पे वो उसका डार्क शैडो बन गई, वो आदमी वेपराइज हो गया, वो वॉल एकदम वाइट हो गई, लेकिन उस आदमी की शैडो इज स्टिल लाइव। दैट इज द पावर ऑफ अ बच्चा न्यूक्लियर। प्रधानमंत्री जीतता है, उसकी पार्टी हटा देते हो, उसको जेल में डाल देते हो, आर्मी में डाल, कुछ भी चल रहा आ जाएगा। है। सो वी डोंट नो हु इज कंट्रोलिंग पाकिस्तान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम खुद ही बना दें। So you're the parent, just like Neanderthal was your parent. I want people to start fearing this AI less than what they are. Things which you know are your knowledge. Things which you don't know is your ignorance. Things which you don't know are your hidden talents. And things which you don't know is a black hole. That's why the Dubai rain might have happened was... इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं, सोलर सिस्टम में कहाँ कहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो शायद अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर, एडवांस साइंटिफिक डिस्कवरीज में इंडियन संस्कृत टेक्स्ट ने क्या रोल प्ले करा है, कौन सी ऐसी इन्वेंशंस हैं जिनका इंडियन फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट को क्रेडिट आज तक नहीं मिला, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर का केमिस्ट्री साइंस क्या होता है, उसके आसपास की ज्योग्राफी पे क्या इम्पैक्ट होता है न्यूक्लियर बॉम्ब का, न्यूक्लियर बॉम्ब जो लेटेस्ट बन रहे हैं वो कितने पावरफुल हैं और किस तरह की डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोटोकॉल जब एक्टिवेट होता है तो एक कंट्री का क्या प्रोटोकॉल फॉलो होता है, किस तरह से न्यूक्लियर डिजास्टर में बहुत बड़े मिसकम्युनिकेशन का स्कोप हो सकता है, किस तरह से एक कंट्री अपने आप को न्यूक्लियर सेव करती है, इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज क्या हैं, बायो वेपन्स और साइबर वॉरफेयर के अंदर लेटेस्ट क्या चीज़ें इजाद हो रही हैं, किस तरह से ये हमारी जियोपॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर सकता है, किस तरह से ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, ये सारा का सारा धमाकेदार डिस्कशन आज के पॉडकास्ट में हुआ हुआ है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखना, एक एक मिनट इस पॉडकास्ट का मेरे ख्याल से वैल्यूएबल है। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बता देना। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस स्पीड से बढ़ता है, मुझे 2 साल पहले याद है कि बहुत लोग ये स्पेकुलेट करते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैफ है या रियल में कुछ इससे चेंज होगा। धीरे धीरे बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टैंजेंट आउट करने लग गए। एक्सपेरिमेंटल लेवल पे जब ह्यूमनॉइड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जा रही है तो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी दिखने लग गया है, ऐसा कुछ कुछ जगह पे छपना स्टार्ट हुआ है। व्हाट नाउ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉस्मिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे स्टेजेस जो थियोरिटाइज करे जाते हैं, अभी कितने दूर हैं हम और किस तरह के दुनिया में पहुंचने वाले हैं हम 5 से 10 साल में? Right. See, there's a lot of news about such things. कि artificial intelligence has survival instincts. There was also a news कि some robot tried to commit suicide. As of now, a robot or any artificial intelligence only does what it is programmed to do. Period. There is no artificial intelligence which is able to do something which it is not programmed to do. As humans, since we program them, we can create kill switches. Kill switch का मतलब ये है कि अगर वो रोग हो जाती है या कुछ गड़बड़ हो जाता है तो it will basically self-destroy. So you can do all that stuff. The real problem will start happening, or problem nahi, I think it's also a fascinating thing, is when human brain and artificial brain, the intelligence, can become linked.
Because ये जो feelings of emotions of jealousy and fear and all this is a human tendency. That is a fear. The other fear is, I think human emotions also make us better versions of ourselves. हम्म, आपने मूवी देखी है यूनिवर्सल सोल्जर? नहीं. बहुत ज़माने की अच्छी मूवी थी, देखने लायक है. These are these soldiers who are artificial. This is 2000 early या 1990s late की मूवी है. Many 1, 2, 3, 4 करके आई है. उसमें these robots which are humans who've been now made into machines, and they have a machine intelligence, and there's one particular machine who's still got human intelligence. When machines make decisions based on algorithms, they can be programmed to be whatever they want. So they can be very, very lethal. They can be very, very dangerous. They can be very unkind. So ऐसा नहीं है कि emotions आने से machines खराब हो जाएंगे. हम्म, ऐसा भी नहीं होगा. Why do you assume that machines मतलब बिल्कुल बदमाश हो जाएंगे? हम तो नहीं हुए. हम्म. अभी we discussed about the general who didn't destroy Paris. Yes. It was emotion. It was not algorithm. हम्म, If he acted on protocol like a machine, he would have finished Paris. आपको एफिल टावर तो अभी जमीन से 10 फीट गड्ढे में होता. But it didn't do. एवोल्यूशन हैज टॉट अस कि जो भी सुप्रीम इंटेलिजेंट स्पीशीज होती है ना, अर्थ को वो डोमिनेट करती है बाय एंड लार्ज, और दैट स्पीशीज इज एबल टू कंट्रोल द ऑर्डर बाय एटलीस्ट 40%, 50% बोलूँगा मैं, क्योंकि नेचर है, 100% कंट्रोल किसी के पास नहीं होता. बट सो फार वी हैव एंजॉयड एज होमो सेपियंस, वी हैव एंजॉयड डोमिनेशन on this planet as the most intelligent species alive. Only for about 10,000 years. Only for about 10,000 years. Yes, last 10,000 years. But हमारे लिए हमको आदत Ever हो गई since है. we started farming 10,000 years ago, and we domesticated dogs first about 9,000 years ago, then pigs about 7,000 years ago. So we built our own earth within the earth. So farming did that. उसके पहले तो हम तो काफी hopeless नीचे थे. हाँ काफ़ी होपलेस थे. हमें तो ना नाखून है ना दांत है, मतलब काफ़ी यूजलेस थे. बट वी लर्न टूल्स एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड राइजिंग अप. बट द रियल राइज हैपेंड व्हेन वी स्टार्टेड बिल्डिंग गुड वेपन्स, फायर, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज थ्रू लिटरेचर एंड लैंग्वेज, और लैंग्वेज मोर सो. एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग कम्युनिटी. वी कंट्रोल्ड आवर ओन फूड थ्रू फार्मिंग. सो दो क्वालिटी जो आपने बोला, वही कि दो चीज़ों ने हमें बाकी सारी स्पीशीज से बहुत आगे कर दिया. वन, एबिलिटी टू बिल्ड कम्युनिटीज एंड डू टीम वर्क. एक और एक 2 की जगह एक और एक 11 कैसे करना है, ये ह्यूमन स्पीशीज समझ गई. और नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र कैसे करना है वो समझ गई. ये 2 चीज़ हमने एज स्पीशीज समझ ली, तो हमने जो है पूरे अर्थ को डोमिनेट कर लिया. जो आपने वर्ल्ड बताया उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए ह्यूमनॉइड्स, ये दोनों चीज़ें हमसे बहुत बेटर कर लेंगे. तो क्या हम एज अ स्पीशीज खत्म हो जाएगा या गुलाम बन जाएंगे? बिकॉज डोमिनेंट स्पीशीज ने हमेशा, आपने कहा ना, Yeah, you're right. So let me give a pro argument to you and give you a counter to think about. It is true that humans have destroyed other humans. We are Homo sapiens. इसके पहले Homo erectus थे, Neanderthals थे, Denisovans थे. सबको मारा हमने. हाँ, नेक्स्ट स्पीशीज अपने से नीचे वाले को खत्म कर देती थी और ऊपर राइज करती थी. निएंडरथॉल्स को तो होमो सेपियंस नहीं मारा. इनफैक्ट आपके अंदर 3% के करीब जेनेटिक मटेरियल निएंडरथॉल्स का है. यू नॉट अ होमो सेपियन 100%. वाओ. So everyone has it. So some races have more, others have less. But Neanderthals का कुछ proportion तो हम सबके अंदर है. Denisovans का भी थोड़ा होगा. So there were other species, but Neanderthals was the latest one. So उसका, which means we have interbred as well, and we have eliminated them. So this is a character of us. However, the answer to your question lies in this itself. 3% of you is a Neanderthal. So did you actually eliminate Neanderthals, or Neanderthals and Homo sapiens evolved into each other? Not in the exact proportion, not in 50-50. But if you were a Neanderthal, so you had a forefather who was a Neanderthal, and you are also as much an offspring of that person who is not a Homo sapien as much as you're an offspring of Homo sapien, different proportions. But you are also carrying that genetic material. Yes. So
What if instead of seeing humanoids, intelligent, emotionally intelligent humanoids, as alternatives or even rivals to us, we see them as our continuum? What if we think the same way that Neanderthal forefather would have thought about us today? And we think, yes, this is where we have to go. We have to. What if our own memory? Suppose my memory, like in the book, if my consciousness and my memory and myself is planted in a humanoid, would I you will not? live forever. Would you not treat me as me? Hmm. Would you say नहीं नहीं ये तो ह्यूमनॉइड है, लेकिन मैं तो वो हूँ जो मैं अंदर हूँ ना. सो इट्स जस्ट माई बॉडी विच हैज चेंज्ड. और बॉडी तो वैसे भी चेंज होती है. जैसे आप 20 साल में होंगे वैसे आप 80 साल में तो होंगे नहीं. है ना. आपकी हाइट घट जाती है, आपके हड्डियाँ बेंड हो जाती हैं, आपकी स्किन रिंकल्ड हो जाती है. सो जस्ट बाय व्हाट यू कैरी एज अ कार्बन बॉडी इज नॉट यू, बट यू आर you, which is more time, is not time dependent. In the same way, if I give you कि भाई ऐसा करना 80 साल के बाद ना तुम्हें हम ह्यूमनॉइड की बॉडी देंगे अब, और दिखेगी ऐसी, मतलब यू कैन शेक हैंड्स एंड यू कैन प्ले चेस विद देम, दे कैन डू स्टफ लाइक ह्यूमंस डू. I don't think I'll be very different. I would not treat you or anyone else as different. जैसे वो बच्चा जो है इस किताब में, he treats his mother like a human, like a Mother. mother. It is metallic, but so what? The only difference, only stark difference this time around is that artificial intelligence को हम खुद ही बना रहे हैं. It is तो the Neanderthal first ने भी time तो आप ही in को the बनाया है. history of time. So you're the parent, right? Of हाँ. artificial intelligence, हाँ. just like Neanderthal was your parent. But उस टाइम पे वो कंट्रोल नहीं कर सकते. This was क्यों नहीं कर next सकते? leap He of could have ev- chosen not to give birth to you. So total control था. हाँ. उसमें क्या था? कंट्रोल तो तब भी था. He could have chosen to finish you off as soon as you were born. So this is that logic won't hold because they are going to be our creation. I want people to start fearing this AI less than what they are. There's no reason why we're building things that everything is going to turn into violent, because it's how movie depicted. वो स्काईनेट बना दिया टर्मिनेटर में, सबको Terminator लगता है कि ये टर्मिनेटर Skynet जैसे बनेगा, बनेगा, उसी के शॉट लगा लगा करके हाँ. लोग उनको एआई से डरा रहे हैं लोग. बट दैट्स नॉट ट्रू ना. व्हाई यू लुकिंग एट द रॉन्ग पिक्चर? आप जो बनाओगे वो ही बनेगा. हाँ. आपका बच्चा तो वही बनता है जो आप बनाते हो, है ना. आपके जीन्स में जो है, जो आपके पुरखों ने बनाया होगा, वो आपके बच्चों में जाएगा. आप जो उसको सिखाओगे वो सीखेगा. आप उसको इंग्लिश सिखाओगे, इंग्लिश सीखेगा. हिंदी करोगे, हिंदी. भोजपुरी सिखाओगे तो भोजपुरी में बोलेगा. आप उसको सही आदर्श दोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली लाइकली सही आदर्श ही लेगा. गलत दोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली गलत ही लेगा. सो हाउ इज बिल्डिंग अ ह्यूमनॉइड emotionally intelligent, which we're still far away from that in terms of timeline, but when we do, how is it that different from raising a child? It's just that you do it fast because you program it. It's faster Yes. than raising a child. It grows faster, and it's sort of pre-grown, and you program it. So I don't see why we should fear with our own creation as much as we fear from where our children will end up. I think it's a reality that this will happen, and we should rather embrace it and try to do the best with it, क्योंकि हम इसको हटा तो नहीं सकते. होना तो है. तो जो होना है उसमें हम बेहतर उसको कैसे बनाएं, और उसको हम पीसफुल कैसे बनाएं, और शायद इसी से बेटर वर्ल्ड बनेगा. शायद जो ह्यूमनॉइड इंटेलिजेंस बनेगा, जो नेक्स्ट ह्यूमन बनेगा, किसी भी प्रकार का ह्यूमनॉइड बनेगा, या जैसे भी डिज़ाइनर बेबीज बनेंगे, जो भी बनेंगे, that would make a better world eventually, and we have to be positive about it, and we have to work positively about it. क्योंकि डर से तो कुछ नहीं बना, भय से तो कुछ ना बनने वाला. हाँ. So भय को करना पड़ेगा ignore, and we have to look at the risks of it and work around it. So even I don't even agree with what Elon Musk says कि बहुत डेंजरस है, ये ऐसा है, बर्बाद हो जाएंगे ह्यूमंस. I don't think so. अभी वो खुद तो इन्वेस्ट कर देता है. खुद सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है AI में. न्यूरल लिंक लगा रहे हैं, हाँ. है ना. ब्रेन को ही कह रहे हैं मशीन से इंटीग्रेट कर देंगे, हाँ. और दूसरों को कह रहे हैं कि नहीं ये तो वो खतरनाक है, मत. So that I don't see it. This fear mongering, I don't understand that, because you rather learn about it and know about it, and maybe we'll live to see those times. Maybe we'll just miss the bus. I would love to see a time where I could have machines which have intelligence and emotionally sound
कितना अच्छा होगा ना, सब कुछ आपसे मतलब सबसे दोस्ती है, मेरे फ्रेंड से मेरे फ़ोन से मेरी दोस्ती है, इस वाले से ज़्यादा है, उस वाह, वाले से थोड़ी हाँ। कम है, वो आपस में उनमें राइवलरी भी है थोड़ी। सो जो टेक्नोलॉजी एक लोनलीनेस का कॉज आज बन आज गया है बन रहा वो है भाई। शायद Who आने वाले knows? टाइम में Yeah, रिवर्स हो who जाए। knows? Japan में one of the biggest toys which sell is a robotic dog, which is a loneliness remedy, which basically just, especially with older people, it talks to them. And I've seen that toy. And it's quite nice. Cute बातें करता है. Of course it's a robot. I know it's a हाँ। robot. It talks like a robot. But it tells them, अच्छा लाइट ज़्यादा तो नहीं लग रही है, मैं बंद कर देता हूँ. करेक्टेड है वो. हाँ। So लाइट ज़्यादा तो नहीं लग रही है आपकी आंखों में, बंद कर देता हूँ मैं. मेडिसिन का टाइम हो गया, आपने ले लिया कि नहीं ले लिया. It just keeps conversing. It's like a dog. हाँ। Looks like a ये आपने बुक में भी लिखा, कुछ 50-60 हजार हाँ। रुपए में आ जाता है वो, करेक्ट. हाँ, अब तो और सस्ता हो गया होगा. और सस्ता हो गया। सो ना वुड यू से नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये तो असली कुत्तों का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, ये कितने लोनली हैं, मशीन के सहारे चल रहे हैं. अब चल तो रहे हैं यार, मतलब व्हाई डू यू सी द नेगेटिव साइड ऑफ इट? वही डॉग नहीं पाल सकता, वो उसको बाहर ले जाने की हालत में नहीं है. इज ओल्ड पर्सन, ही कांट टेक हिम फॉर अ वॉक, हाँ। और मे बी अलाउड नहीं होगा सोसाइटी में, भी अफोर्ड नहीं कर सकता है डॉग को. You can have something which you can afford in terms of time and money, and it is still better than being lonely. And if it's a machine, so be it. Yeah. We should build such machines which cause people to be happier. That is a great purpose to have. किसी को खुशी दे देते हैं अगर हम किसी मशीन को बना करके, तो why not? We should totally do that. Embrace it. उसको डरने की क्या बात है? ऐसा तो कोई इंसिडेंस हुआ नहीं कि उस कुत्ते ने काट लिया किसी को. हाँ। असली का हुआ है. हाँ। Dogs are also nice. Real dogs are beautiful. I've had a lot of dogs in my life, but I would not mind having a robotic dog as well. So embrace the technology. Embrace it. Yeah, it is going to happen. होना तो है ही उसको. हाँ। तो embrace करो आप उसको ना, और अच्छा बनाओ, सीखो उसके बारे में. जब सीखोगे तब मे बी कल आप इंडस्ट्री लगाओगे उसी की, मे बी आप ही बनाओगे. Maybe you will end up making, or I'm talking about a child in a school or a college. Yeah. Maybe they will do it. That's a great idea. करो आप इंडिया में. हाँ। देखो लोगों का पेन कैसे कम कर सकते हैं. अगर कोई रोबोट किसी वृद्ध व्यक्ति को ये सिखा सकता है कि भाई दवा लेनी है आपको, या दे भी सकता है दवा, ले आए. या दवा ले ले. फार्मर्स को जो है हेल्प कर सकता है. गर्मी में कौन जा करके हाँ। फार्मर बुआई करे, कटाई करे, अगर वो कर सकता है तो कर दे. किसी को पढ़ा एजुकेट सकते कर सकता है. एग्जैक्टली. हाँ। कितने बच्चे मेरे को दिखते हैं कि जो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेट्रो बनती हैं, रोड्स बनते हैं, जो इनमें जो वर्कर्स होते हैं, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है हमारी देश की, रोड बनाती है, रोड तो हम देखते हैं, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं ये रोड के साथ मूव करते रहते हैं. भाई रोड अभी यहाँ बन रही है, कल वहाँ बन रही है, किस स्कूल में जाएंगे? ये तो हर महीने अपनी जगह बदल रहा है. तो ये बेचारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं. हाँ। तो अगर ये बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो मे बी वी शुड बिल्ड अ ह्यूमनॉइड टीचर हु कैन टीच देम. जो उनके There should be साथ some move करता system, रहेगा. हाँ, साथ मूव करे. There should be systems of AI. कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जैसा दिखे. It could be VR glass, it could be a virtual classroom, it could be a semi-virtual hybrid classroom, which could all use AI. So लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना AI से. बहस से क्या होगा? डरने की क्या बात है इसमें? ऐसे तो कंप्यूटर से भी हम डरे थे. 1990 में SBI में स्ट्राइक हो गई थी एक बार. इसी पहली बार स्ट्राइक हुई थी शायद SBI की, या दूसरी बार हुई होगी. उसके बाद नहीं हुई कि कंप्यूटर्स नहीं लगाने, सब बर्बाद हो जाएगा. बट टेल मी वन बैंक विच इज नॉट रनिंग. कहाँ बैंक जाते हो, आपको पता भी नहीं होगा कि बैंक है कहाँ. वो तब मुझे ही नहीं पता चेकबुक कहाँ है, देते भी हैं कि नहीं देते हैं. वो बोलता है कैंसिल चेक चाहिए, तो समझ में आता है चेक भी होता था कुछ, है ना. आई डोंट गो टू ATM, आई डोंट गो टू बैंक, आई डोंट ओन अ चेकबुक. बस आपको कार्ड भी नहीं अब तो चाहिए, वो तो सब डिजिटल है, वो भी डिजिटल आ गया. सब मोबाइल फोन में सब कुछ हो जाता है. वन डिवाइस, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड, ऑल डिजिटल. सो दैट अगर हम सोचते नहीं कंप्यूटर नहीं लगाना चाहिए बैंक में, कंप्यूटर बड़े खतरनाक होते हैं, गलती कर देंगे, तो ये ये हो सब जाएगा, कन्वीनियंस नहीं आता. नहीं आता, कभी नहीं, प्रोग्रेस ही नहीं होती. फिर भारत का फाइनेंस कैसे बढ़ता, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे आता, कैसे वो ठेले वाला और केले वाली जो आंटी बैठी हैं उनका आप 12 केले लेते हो, जीपे का रखी होती हैं, सब हो जाता है, कैसे वो अपना बिजनेस करती है. सो वी हैव टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी एंड यूज इट फॉर द लास्ट मैन. वो महात्मा गांधी का फिलॉसफी कि एनीथिंग, एनी आइडिया which you do, any action which you take, you should think ki how will it affect the last man, the person who's poorest, the person who's in the most difficult phase of life, which could be age, it could be health, it could be mental health. How do you use this technology to help that person? If you have an answer that I can do it, it's a great thing. Just go ahead and do it. That's all you can test. सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट मैंने इंटरप्ट कर दिया, लेकिन 80% आप में से जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट पॉडकास्ट ज़रूर एंजॉय करते हैं. तो पहले उसके लिए थैंक यू.
थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी अगर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि अगले पॉडकास्ट के बारे में आपको पता रहेगा और हमारा पॉडकास्ट जो हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं वो और ग्रो करता रहेगा. बैक टू योर पॉडकास्ट नाउ. सर, कर्स ऑफ इंटेलिजेंस एक बहुत वाइडली यूज वर्ड है साइंटिस्ट के अंदर. वाइडली यूज वर्ड शायद है या नहीं है, बट जो लोग बाहर से देखते हैं अगर, उनमें से बहुत लोगों को ये लगता है दैट दिस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो अ कर्स, बिकॉज after knowing everything and after knowing the inability to know further, the relevance of your day to day life, आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो रेलेवेंस है ना, उसमें मन लगना मुश्किल हो जाता है. ऐसा देखा गया है. बहुत सारे साइंटिस्ट इवेंचुअली जो है एक वैक्यूम या कह लीजिए उसको, या एक लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, या एक थोड़ा सा डिप्रेशन जो है उस डायरेक्शन में जाते हैं, विच इज बाय द वे स्टैटिस्टिकली प्रूवन है दैट पीपल हु हैव अ वेरी हाई IQ आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन. ये आपने, बिकॉज आप इस तरह की कम्युनिटी में रहे हैं, आप उसका पार्ट हैं, आपने कभी देखा ये कर्स ऑफ इंटेलिजेंस को प्ले आउट करते हुए? See, intelligence is also overrated. है ना, IQ की मेजरमेंट्स हम इंटेलिजेंस देखते हैं. और क्या IQ इज एवरीथिंग? मतलब क्या IQ कैसे मेजर करते हैं? आप उसके पैमाने देखिए, आपको नंबर्स कितने याद रहते हैं, कैलकुलेशन कितने हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, व्हाटएवर. टेस्ट अलग अलग हैं, बट ब्रॉडली आप बड़े ही लेफ्ट साइडेड ऑफ द ब्रेन के बाएं हिस्से को आप टेस्ट करते हो ज़्यादातर चीज़ों में, चाहे IQ हो, चाहे एकेडमिया हो, चाहे मार्क्स देना हो. बट ब्रेन तो डबल है ना इसका, राइट साइड भी तो है. वी डोंट टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी, वी डोंट टेस्ट फॉर इमेजिनेशन. तो पैमाना ही गलत है. हाई IQ का पैमाना ये है कि आपका लेफ्ट ब्रेन अच्छा काम कर रहा है. हाई स्कोर्स इन स्कूल्स के एग्जाम में, भाई आर्ट के सब्जेक्ट में तो ग्रेड मिलते हैं, मार्क्स तो मिलते ही नहीं, और रैंक में काउंट ही नहीं होता है. तो जिस बच्चे को हम बोलते हैं फर्स्ट रैंक आ रहा है, वो तो उसका बस लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन अच्छा चल रहा है. राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो 50% है, वो तो पैमाने के ही बाहर है. पर वो तो ठीक भी है ना सर, क्योंकि मैनकाइंड को आगे ले जाने के लिए जो आविष्कार करने हैं वो तो लेफ्ट साइड से होंगे. नहीं, बिल्कुल नहीं होता. आविष्कार तो राइट ब्रेन से होते हैं. टेल मी वन आविष्कार जिसको पहले इमेजिन नहीं किया गया. You cannot invent anything which you can't imagine. यानी आइंस्टाइन का लेफ्ट और राइट साइड दोनों स्ट्रॉन्ग. Any great scientist, any great inventor is first right brained, then left brained. Okay. हमारी एजुकेशन की फिलॉसफी गलत है. हाँ. एजुकेशन इज नॉट एट ऑल, मतलब इट्स वेरी लेफ्ट ब्रेन फोकस्ड, आई एग्री. बट ग्रेट इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स हैव फर्स्ट इमेजिनियर्ड. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इमेजिनियरिंग, व्हिच मींस इमेजिन एन इंजीनियर इन योर, कहाँ होगा? राइट साइड. इधर होता है, इधर नहीं होता. हाँ. इधर सपोर्ट करता है इधर को. हाँ, इमेजिनियरिंग जब मैं कर रहा हूँ तो हाँ बैलेंस होना चाहिए. मान लो मिसाइल बना रहे हैं आप, ठीक है, तो ये बैलेंस होना चाहिए, ये फ्यूल इतना होना चाहिए, वो कैलकुलेशन लेफ्ट ब्रेन से आ रहा है. बट कंस्ट्रक्शन वर्कशॉप तो इधर है ना. बट इधर की वर्कशॉप को आप मेजर ही नहीं करते सक्सेस में. वो आपके IQ में फीचर ही नहीं करता, वो आपकी कॉलेज की रैंक और स्कूल की रैंक में फीचर ही नहीं करता. फिर आप कहते हो कि यार ये जो लेफ्ट ब्रेन वाले लोग हैं ये डिप्रेस क्यों हैं? क्योंकि रियल लाइफ में इमेजिनेशन चाहिए. अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, और लेकिन आपका IQ इतना स्ट्रांग है, आप रैंक 1 थे, क्योंकि आपका लेफ्ट ब्रेन पे ही आपने फोकस किया. जब रियल वर्ल्ड में इमेजिनेशन की बात आई तो कोई और उठा ले गया. इमेजिनेशन पे हम फोकस ही नहीं किया. तो एक बात ये है. दूसरी बात ये जो आपने बोला कि नो द मोर यू लर्न, वन हैज टू एक्सेप्ट इट एट अ ग्रास रूट लेवल इन स्कूल्स एट अ यंग एज. यंगर द बेटर. द मोर यू नो, the more you know what you don't know. Huh? So there are a lot of things which you don't know, right? Then there are things which you don't know, which is your ignorance. So yes. Things which you know are your knowledge. Things which you don't know is your ignorance. Things which you don't know are your hidden talents. Yes. And things which you don't know is a black hole. Yes. ठीक है, आपको पता ही नहीं वो कितना बड़ा है. ब्लाइंड स्पॉट है वो. राइट, ब्लाइंड स्पॉट है. दिस इज जोहारीज विंडो. हाँ. राइट. देन द मोर यू स्टार्ट नोइंग थिंग्स, द स्मॉलर योर आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो बिकम्स. एंड यू स्टार्ट नोइंग
either things which you know or you start knowing कि ये मेरे को और सीखना पड़ेगा और आई सीखना नो आई डोंट नो वाला Yeah, yeah, विंडो अपना बड़ा ign- होता जाता है. so ignorance का revelation is also an education. So if you get to know about your अज्ञानता, ये भी अपने आप में एक ज्ञान है, ज्ञानवर्धन है ये तब भी. हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें अज्ञानता से अज्ञान होने में हमें एक ईगो हर्ट होती है हमारी. यस बट ऐसा नहीं है. अज्ञानता का अनुभव करना, ये जानना कि भाई मेरे को ये तो नहीं आता था, दैट इट सेल्फ इज स्टेप 1. स्टेप 2 इज टू सॉल्व दैट अज्ञानता. बट एक इग्नोरेंट फूल रह करके तो आप अज्ञानता से ही आप अज्ञान हो, पता ही नहीं मुझे क्या नहीं आता, तो वो तो लो क्वेस्टी हो गई ना लाइफ की. इग्नोरेंस से किस बात का डरना. द मोर यू लर्न स्पेस फॉर इंस्टेंस, द मोर यू नो दैट यू डोंट नो. बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं. मुझे नहीं पता बिग बैंग के पहले क्या हुआ था, तो क्या इस क्वेस्ट में मैं बिग बैंग के बारे तक जानना ही छोड़ दूँ? तो ये जो डर है, भय कि हम अज्ञान हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, स्वयं सिद्धि कर लेंगे कि हम अज्ञान हो जाएंगे, ये भय नहीं होना चाहिए. ये तो बहुत बड़ा, आई थिंक कोई यही बता दे कि मुझे क्या नहीं आता है तो उसने बहुत बड़ी सर्विस कर दी. ठीक है, तो फिर देखा जाएगा क्या किया जाए. अब संसाधन तो इतने हैं कि जो नहीं अगर है, एग्जिस्ट करता है वो नॉलेज, और मुझे पता है कि मुझे नहीं आता और मुझे ज़रूरत है उसको सीखने की, तो मैं सीख तो सकता हूँ. नहीं तो फिर तो अज्ञानता में इस जीवन निकल जाएगा. सो मुझे नहीं लगता कि इससे, अब वही है कि अगर इसमें आप ईगो ले आओगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे. जितना आप सीखोगे उतना ही आप डिप्रेस होगे, क्योंकि उतना ही आपको पता चलेगा कि आप तो इग्नोरेंट थे या आपको गलत पता था, उससे ही बुरा. जो सीखा था वही बर्बाद हो गया. ठीक है, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू लुक एट इट. ह्यूमिलिटी इज द नंबर 1 इंग्रेडिएंट फॉर क्यूरियोसिटी एंड नॉलेज. अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, तो आप सीख नहीं सकते. क्योंकि फिर जब आप सीखते हो तो सीखने का प्रोसेस भी कठोर होता है. सीखते हो तो भूलते हो, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, रिवाइज करना पड़ता है, फिर पढ़ते पढ़ते समझ में आता है कि जो पढ़ा था पहले वो गलत था, वो इक्वेशन ही गलत थी, वो साइंस ही गलत थी, वो थ्योरी ही गलत थी. तो वो भूलना पड़ता है, तो कुछ भूलना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है, मेहनत लगती है, कष्ट होता है. तो सीखना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स पेन फ्री प्रोसेस, बट इट्स वर्थ इट, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न. और ईगो नहीं ला सकते, वो विनम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए. ईगो आई तो डिप्रेशन आ जाएगा. ईगो से डिप्रेशन आता है, बात इससे नहीं आता है. कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ये भी सच है. सेम लॉजिक, जितना पैसा आता है वो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं जिनके पास उनसे भी ज़्यादा पैसा होता है. तो उनको ये लगता है कि मैं तो गरीब हूँ. वो मानसिक रूप से गरीब ही रहते हैं ज़िंदगी भर, क्योंकि हमेशा वो जब कुछ नया पाते हैं तो उन लोगों में अपने आप को भी दिखता है, वो लोग दिखने शुरू हो जाते हैं जो उनके सर्कल से बाहर थे. तो पहले वो स्कूटर पे चलते थे, तो उनको बाइकर्स गैंग में ही खुश रहते थे, साइकिल वालों के साथ. फिर वो अच्छी बाइक आ गई, फिर तो उसमें रहने लगे. फिर वो बड़े अपार्टमेंट में घर खरीद लिया और पैसा आया, तो अब उसी में गरीब दिखने लगे. फिर उन्होंने गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप ले ली, तो वहाँ पहुँचे, अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ यू ब्रिंग इन ईगो and if you compare yourself with others, whether it's learning, whether it is wealth, you will always find yourself as someone who's depressed. So causality बोलते हैं ना, वो it is a science of causality. तो cause क्या है? Cause is not knowledge. Cause is ego and comparison with others. That makes us depressed. सर, न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर चलते हैं, क्योंकि जो पोखरान में टेस्ट हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने जो करा था, करेक्ट, उसमें पहले इसके साइंस पे चलते हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो होता है, उसके न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर होता क्या है जो इतना ज़बरदस्त डिस्ट्रक्शन वो कॉज कर सकता है, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं 15 सेकंड बाद, 15 मिनट बाद, 15 दिन बाद, 15 महीने बाद, 15 साल बाद. ये प्रोसेस क्या होता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है? न्यूक्लियर बॉम्ब 2 तरह के होते हैं, फिशन और फ्यूजन. फिशन का अर्थ होता है किसी चीज़ का टूटना, फ्यूजन होता है किसी चीज़ का जुड़ना. कॉन्सेप्चुअली दोनों एकदम अलग अलग बॉम्ब्स हैं. न्यूक्लियर फिशन बॉम्ब जो 1945 में, आई थिंक 9 अगस्त 6 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा एंड नागासाकी, 2 जगह यूज़ हुआ है. अमेरिकन ने यूज़ किया है जापानीज़ के अगेंस्ट, जिसके ऊपर वो मूवी भी आई थी, ओपेनहाइमर. दैट इज बेस्ड ऑन फिशन, जहाँ गीता कोट हुई थी. मैं ये बोलना जरूर. राइट. सो देन ये जो बॉम्ब्स थे, ये पहला बॉम्ब था यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब, 6 अगस्त वाला, हिरोशिमा वाला.
और सेकेंड वाला था प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब, नागासाकी वाला। आई थिंक इनका नाम था फैट बॉय और दूसरे का नाम कुछ और था। एनीवे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो ये जो यूरेनियम और प्लूटोनियम जो दोनों पदार्थ हैं, यूरेनियम इज़ नेचुरली अकरिंग, प्लूटोनियम इज़ मैन्युफैक्चर्ड। यूरेनियम क्या होता है, एक बहुत ही हैवी मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। तो आप कंपैरिजन अगर आप देखिए तो यूरेनियम का जो एक मॉलिक्यूल होगा उसका वज़न एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तुलना में करीब 250, 235, 238 गुना होगा, है ना। जैसे कार्बन है, कोयले के तुलना में अगर आप करिए तो कोयले की तुलना में इतना कोयला और इतना यूरेनियम, इसका वज़न तकरीबन 15 गुना होगा इसका। तो इट्स वेरी हैवी। जैसे सोना हैवी होता है ना, चांदी हैवी होता है, उसका भी दुगना चौगुना उतना डेंसिटी की वजह से, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसका, डेंसिटी से ज़्यादा। मॉलिक्यूलर वेट भी है तो हर मॉलिक्यूल का वेट ज़्यादा है, उसमें उसके ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं। किसी भी चीज़ में जब बहुत ज़्यादा, मान लीजिए इसमें ऊपर तक भर दूँ इस कप को मॉलिक्यूल से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, एक एक, मान लीजिए कप एक मॉलिक्यूल है यूरेनियम का, उसके ऊपर तक भर दिया एकदम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। अब इसको थोड़ा सा भी अगर झटका लगेगा तो छिटकेगा, ठीक है। इसको झटका हम कैसे लगाते हैं, फिशन कैसे शुरू करते हैं, हम एक न्यूट्रॉन लेते हैं और न्यूट्रॉन से मारते हैं, है ना। इसके बाद थोड़ा सा और न्यूट्रॉन मारा तो इसमें न्यूट्रॉन निकले, वो जो न्यूट्रॉन निकले वो दूसरे कप में मारा, फिर तीसरे कप में मारा, चौथे कप में मारा, और इससे कई निकले न्यूट्रॉन तो इससे 3 निकलते हैं, 3 छिटकते हैं। जब एक बार इसको स्ट्राइक करते हैं उससे 3 कप मैंने और छिटका है, उससे 3 और, तो 3, 27, 81, 243 चेन रिएक्शन, दिस इज चेन रिएक्शन, करेक्ट। और ये न्यूट्रॉन का इस्तेमाल, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करके करते हैं। पहला ट्रिगर हमें एक छोटे से बॉम्ब से देना पड़ता है। न्यूक्लियर बॉम्ब इतना बड़ा होता है लगभग, ठीक है। उसके ऊपर केसिंग होती है, वो उतना बड़ा कर देती है उसको, क्योंकि लेड की केसिंग चाहिए उसमें उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट प्लूटोनियम तो और भी छोटा होता है, तो प्लूटोनियम तो टिफिन बॉक्स में आ जाएगा। जितना नागासाकी में प्लूटोनियम गया था, वो पूरा प्लूटोनियम, मैं आपको फोटो दूंगा उसकी, एक टिफिन बॉक्स में आ जाता है, ठीक है। तो इतना सा प्लूटोनियम लगता है, बाकी सब उसको ट्रिगर करने का, कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है। अब चेन रिएक्शन तक आप समझ गए, यू गुड विद चेन रिएक्शन। यू नो यूरेनियम, यू नो प्लूटोनियम, यू नो दोनों ही बहुत हैवी होते हैं। यूरेनियम नेचुरल होता है, प्लूटोनियम बनाना पड़ता है, इनको प्योरीफाई करना पड़ता है। जिसके पीछे देखिए ईरान के पीछे यूएस पड़ा हुआ था कि सेंट्रीफ्यूजेस लगाए हैं, तो वो एटॉमिक एजेंसी जाकर के इंस्पेक्ट करती है, आपने सेंट्रीफ्यूज तो नहीं लगा दिया, क्योंकि आप इसको प्योरीफाई करना है यूरेनियम को, मतलब यू हैव टू बी लाइक हाईली प्योरीफाइड यूरेनियम चाहिए। तो सारी इम्प्योरिटी हटाने का एक ही तरीका है, उसको एक वॉशिंग मशीन के टब की तरह आप इसको ज़ोर ज़ोर से नचाओ, तो जो हैवी पार्टिकल होता है वो अलग स्पीड से बाहर जाता है, जो लाइट पार्टिकल होता है वो अलग स्पीड से बाहर जाता है, तो अलग अलग जगह गिरते हैं। आप टिपिकली जैसे वॉशिंग मशीन का ड्रायर काम करता है, आपका उसी का एक मेगा फॉर्म इज़ यूरेनियम प्योरीफिकेशन। जो पावर प्लांट में यूरेनियम यूज़ होता है वो ज़्यादा प्योर नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें चेन रिएक्शन आपको रैपिडली, अगर 3-3 पार्टिकल नहीं निकलते हैं, कभी एक निकलता है, कभी 2 निकलता है, तो भी ठीक है, क्योंकि आपको कम रिएक्शन चाहिए एनीवेज। लेकिन बॉम्ब में आपको प्योर चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल ब्लास्ट करना है, कम टाइम में बहुत सारी एनर्जी निकलनी है। सो यू टेक दिस थिंग, जैसे अमेरिका ने किया, उसको लेकर के गए और उसको जनरली उसको एयर बर्स्ट करते हैं। सो यू डोंट डू अ ग्राउंड पे इम्पैक्ट करके बर्स्ट नहीं होता, उसको हवा में 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर की हाइट पे यू बर्स्ट इट, तो बॉम्ब गोज ऑफ। उससे उसका इम्पैक्ट एरिया बढ़ जाता है। अगर ज़मीन में जाएगा तो ज़मीन में बड़ा सा गड्ढा कर देगा और पूरा इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब विध्वंसकारी नहीं होगा, कम लोग मरते हैं, है ना। तो अमेरिकन रियलाइज इट, सो दे, कहीं मैं पढ़ता था 11.9 किलोमीटर सतह के ऊपर अगर ब्लास्ट करो तो मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है। देयर इज अ डिपेंड्स ऑन हाउ बिग योर बॉम्ब इज, क्योंकि एक स्फीयर होगी ना, तो एक आप सॉरी 119 मीटर था शायद, मैं ट्रोल हो हाँ, गया, गलत 11 किलोमीटर तो नहीं होगा, बट 1 किलोमीटर के कम की रेंज में होगा, और वो डिपेंड्स कितना बड़ा बॉम्ब है आपका। सो अगर आप एकदम यहाँ करेंगे तो जो एक जो प्रेशर वेव है वो तो ग्राउंड में अब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर आप यहाँ करेंगे तो जो प्रेशर वेव निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, ज़्यादा एरिया तक जाएगी। सो डिपेंड्स ऑन हाउ पावरफुल योर बॉम्ब इज। पहला जो स्टेप होता है वो तो एक्सट्रीम हीट का इवेंट होता है, जहाँ फटता है उसके तकरीबन 2 किलोमीटर के अंदर अगर आपका छोटा बॉम्ब है, अब तो वो हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब तो बच्चे हो गए हैं प्रेजेंट बॉम्ब्स के आगे, बट
उसकी अगर हम बात करें तो 1-2 किलोमीटर तक तो इंस्टेंट इंसिनरेशन और वेपराइजेशन हो जाता है। मतलब अगर यहाँ फटेगा तो ये जितना ये टेबल में आप ये कप सब कुछ वेपराइज हो जाएगा, लोहा भी वेपराइज हो जाएगा। इनफैक्ट देयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, एक दीवार है उसके आगे बैठा था सीढ़ियों पे, वो आदमी वेपराइज हो गया, वो दीवार समहाउ बच गई क्योंकि वो टू क्लोज थी। अगर वो थोड़ी दूर होती तो वो भी फट जाती, लेकिन वो एक दीवार खड़ी है अभी भी, उसकी फोटो है आज भी, और आप अगर हिरोशिमा में जाएंगे यू कैन सी इट। उस आदमी की जो शैडो है वो उस दीवार पर चिपक गई है, इम्प्रिंट हो गई है। इम्प्रिंट हो गई, क्योंकि वो जो तेज रोशनी आई उसकी वजह से दीवार का तो रंग उड़ गया, लेकिन जिस पोर्शन पे वो आदमी की छाया पड़ रही थी वो रंग नहीं उड़ा, तो वहां पे वो उसका डार्क शैडो बन गई, वो आदमी वेपराइज हो गया, वो वॉल एकदम वाइट हो गई, लेकिन उस आदमी की शैडो इज स्टिल अलाइव। वाओ, दैट इज द पावर ऑफ अ बच्चा न्यूक्लियर बॉम्ब। Hmm. और ये तो 2 किलोमीटर में हुआ, उसके बाद ये तो इंसिनरेट हो गया, उसके बाद बाकी जगह पे मैसिव हीट से कई किलोमीटर 10-12 किलोमीटर तक नथिंग सर्वाइव्स। उसके बाद रेडिएशन जो और दूर तक जाती है, इस मेगा रेडिएशन से कुछ लोग हेविली इंजर्ड होते हैं, कुछ लोग इंस्टेंटेनियसली मर भी जाते हैं। आँख वाँख जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब अगर कभी होता है, जब ट्रेनिंग दी जाती थी तो पहले कहते थे आँख अपनी बंद करके किसी टेबल के नीचे घुस जाओ, और अगर समय है तो कोई गीला कपड़ा ले लो, क्योंकि आँख एंड एनी सॉफ्ट टिश्यू गेट्स डैमेज फर्स्ट। अब इसके अलावा जब ये सब खत्म होता है, महज अब ये सब सेकंडों में हो रहा है, 1 सेकंड का काम है, फिर आती हैं प्रेशर वेव्स। बिकॉज ये विस्फोट हुआ तो प्रेशर वेव आएगी एयर की, वो प्रेशर वेव जो बिल्डिंग्स खड़ी हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। वो इतनी ज़्यादा एयर की प्रेशर वेव होगी, पूरा एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर वेव निकलेगी और वो कई किलोमीटर तक जाएगी। तो पहली जो वेव है पहली तो हीट की वेव है, वो सिर्फ हीट की वो वेव है। पहली हीट वेव है, सेकंड वेव इज प्रेशर वेव, So- और उसके सब्सिक्वेंट वेव्स आती हैं, फिर प्रेशर की कई वेव्स आएंगी। सो पहली जो हीट वेव आएगी वो जितनी ऑर्गेनिक लाइफ है उसके रेडियस में उसको वेपराइज कर देगी आसपास, आसपास, और जो दूर है थोड़ी उसको जला देगी, बस उसको जला आग देगी, वाग लग जाएगी, आग लग हाँ। जाएगी। फिर एक सेकंड वेव आएगी। कितना डिफरेंस होता है टाइम का? दिस ऑल हैपेंस इन अ सेकंड। Okay. ये तो सेकंडों का खेल है। आपने मशरूम क्राउड देखा है? हाँ मशरूम क्राउड ऐसे उड़ता है, हाँ, उसके नीचे अगर आप देखिए तो ऐसे रिंग्स बनी है, यस, दोज आर प्रेशर रिंग्स, वो प्रेशर वेव्स है। मशरूम क्राउड तो जहां से वो फटा हाँ उधर से निकला, ठीक है, और ये प्रेशर वेव्स हैं, ये हाँ। आती रहेंगी अगले कुछ सेकंड तक, ये प्रेशर वेव्स आएंगी, और ये प्रेशर वेव इंसान को तो डैमेज करती हैं बट ये बिल्डिंग्स भी गिरा देंगी। सो दैट्स हाउ वो जो आपको दिखता है ना सपाट हो गया पूरा एरिया, हाँ, वो ऐसी सपाट हो जाता है क्योंकि ये प्रेशर वेव निकलती है। yes. हाँ It's like an earthquake but atmosphere से आ रहा है। हाँ, So those kind of things. Of course there are ground pressure waves जो earthquake तरह आती हैं. So this is the impact of a nuclear bomb. Now the bombs are measured in tonnage of TNT. There's a measure. अब उसमें नहीं आते 1 टन TNT क्या होता है. TNT is also an explosive. RDX जैसा समझ लीजिए। हाँ, ट्राई नाइट्रोटोलुइन जिसको बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। देन यू कम टू द यील्ड, इसको तो यील्ड, कितना धमाके में कितना शक्ति थी। हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम्स का यूज हुआ, उनका जो टनेज था इन टर्म्स ऑफ TNT यील्ड वाज अबाउट 15,000 टन्स ऑफ TNT। 15,000 किलोग्राम्स ऑफ TNT वाज देयर, तो 15,000 किलो TNT। अभी जो हमने सबसे बड़ा फ्यूजन बॉम्ब बनाया है, नॉट फिशन बॉम्ब, फ्यूजन बॉम्ब, जिसका नाम है जार बोम्बा, आई थिंक सोवियट्स ने बनाया था, जार बोम्बा। उसका जो टनेज है वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट इट वाज एटलीस्ट 50 मेगाटन्स। वाओ, सो 15 किलो टन से 50 मेगाटन्स, मतलब 15 किलो टन से 15,000 से 15,000 टन से 50 मेगाटन्स, मेगाटन, 50 मिलियन, मतलब पाँच 5 कर- करोड़ 15,000 से हिरोशिमा नागासाकी था, और अब 5 जो करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ का यील्ड है। तो मतलब जो चीज़ 1-2 किलोमीटर तक खराब करती थी सब कुछ, अब वो 20-25 किलोमीटर तक सब कुछ समाप्त कर देगी। जब जार बोम्बा टेस्ट हुआ था तो हज़ारों किलोमीटर दूर तक के कांच के शीशे टूट गए थे, इतना तेज़ वाइब्रेशन आया था, इसलिए उन्होंने एकदम उसको आर्कटिक के पास टेस्ट किया था। उसको सिर्फ रशिया ही टेस्ट कर सकता है, और किसी कंट्री के पास इतनी जगह ही नहीं है खाली। मतलब अगर हमें टेस्ट करना हो इतना बड़ा मेगाटन का बॉम्ब, तो हमें तो मतलब पूरा कोई और राजस्थान, कंट्री पे हाँ, करना। राजस्थान, दिल्ली, पाकिस्तान भी हिल जाएगा सिर्फ टेस्ट से। हाँ, सो वी कैन नॉट डू दैट। जार बोम्बा वाज सो बिग, उसको रशियंस ही टेस्ट कर सकते थे। सो अब यू कैन अंडरस्टैंड कि
if Tsar Bomba was used ever, it would not just finish one city. मतलब उसको हिरोशिमा में यूज करते तो नागासाकी भी खत्म हो जाता एक ही बॉम्ब में. So it is very very dangerous. But this Tsar Bomba is not a fission bomb. It's a fusion bomb. A fusion bomb क्या होता है? उल्टा प्रोसेस है. Fusion bomb works exactly the same way the sun works. Sun क्या करता है? हाइड्रोजन के एटम्स लेता है, उनको फ्यूज करता है और उससे हीलियम बनाता है. तो फ्यूजन प्रोसेस है. तो यहाँ पे जो फ्यूल है वो बेसिकली हाइड्रोजन है और वो इसलिए उसको हाइड्रोजन बॉम्ब बोलते हैं. और वो उसको फ्यूजन से उससे एनर्जी निकलती है. जैसे सेम जैसे सूरज को ले आए यहाँ पर ऐसा होता है. फ्यूजन बॉम्ब को स्टार्ट करने के लिए यू एक्चुअली नीड अ फिशन बॉम्ब. तो आप सोच सकते हो फ्यूजन बॉम्ब कितना बड़ा होगा. मतलब उसके अंदर पहले तो एक फिशन बॉम्ब फटता है, फिर वो फ्यूजन रिएक्शन चालू होता है, फिर वो पूरे एटमॉस्फेयर मतलब इट्स सुपर डेंजरस. तो वो एटमॉस्फेयर को ही बर्न आउट कर देता है. मतलब वहीं से भी हाइड्रोजन निकालना शुरू कर देता है. सो इट बिकम्स सो डेंजरस. सो फ्यूजन बॉम्ब इज never been used. I hope it is never used. But now that we know how to make a bomb, the quest has been to control this bomb. इसको हम बोलेंगे फ्यूजन पावर. सो अगर हम फ्यूजन पावर प्लांट लगा पाए कभी भी, और हम लगाएंगे इसको, और इसीलिए लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं क्योंकि चंद्रमा पे एक ऐसा पदार्थ है जिससे हम फ्यूजन पावर को बना सकते हैं. बॉम्ब नहीं, फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. वो अगर हम बना लें, वो है हीलियम 3, राइट. वो अगर हम बना लें तो धरती में ड्यूटेरियम है, समुद्र के पानी में, उसको यूज़ करें, हीलियम 3 यूज़ करें, एंड वी कैन क्रिएट फ्यूजन प्रोसेस. इफ़ वी आर एबल टू कंट्रोल इट, देन वी वुड सॉल्व द वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस. चंद्रमा पे इतनी हीलियम 3 है कि धरती पे करीब 50,000 साल तक इलेक्ट्रिसिटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपको. 50,000 साल मतलब अभी 2000 चल रहा है. 52,000 AD तक. You can't imagine 50,000 साल पहले क्या होता था. आप सोचो, मतलब पता भी नहीं है. इंडस वैली सिविलाइजेशन 3,000 साल. हम एंटी मैटर बना लेंगे इतनी एनर्जी से. फिर तो एंडलेस है. अलग से एंडलेस है. मतलब देन इट्स एन एंडलेस स्कोप. सो दैट इज व्हाट अ न्यूक्लियर बॉम्ब लुक्स लाइक, एंड दैट्स हाउ अ न्यूक्लियर बॉम्ब बी. हाइड्रोजन बॉम्ब से बिगर कंपेयर्ड टू, क्योंकि उसके अंदर एक फ्यूजन बॉम्ब है, फिशन बॉम्ब है फ्यूजन बॉम्ब के अंदर, तो उसका साइज भी बड़ा होता है. सो दैट इज आवर कैपेबिलिटी. टुडे वी हैव थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया के पास तो कम है, हम तो 100 के आसपास होंगे. बट US एंड रशिया हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक पाइल. आई थिंक 1100 कुछ यूएस के हैं और कुछ 1600 के, 1300 समथिंग. एक ज़माने में तो दोनों के पास मिला करके लगभग 8-9 हज़ार हो गए थे. फिर एक ट्रीटी साइन हुई थी टू बेसिकली रिड्यूस द न्यूक्लियर स्टॉक पाइल. दैट हैज लेड टू लेस न्यूक्लियर बॉम्ब्स. So the nuclear bombs in the world went down by a significant proportion. मतलब many times नीचे गिर गए थे. But the thing is that, you know, with advancing technologies being accessible to a lot of people, the threat is now not none of these. The threat is a dirty bomb, which is much easier to manufacture. And dirty bomb does not explode. It is just radiation. तो वो जो धमाका होता है वो नहीं होता. वो impure uranium से बन सकता है. You don't need pure uranium. तो आपको सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आप उस यूरेनियम को इतना प्योर कर लेते हो कि उससे रेडिएशन निकलना शुरू हो जाए और चेन रिएक्शन इतना रहे कि वो सस्टेन्ड रहे. तो उसमें धमाका तो नहीं होगा, लेकिन वो ख़त्म भी नहीं होगा रिएक्शन अपने आप. सो इट विल नॉट स्टेबलाइज, इट विल कीप गोइंग ऑन. और उससे जो रेडिएशन निकलेगा, उस रेडिएशन की पॉइजनिंग से इट कैन बी वेरी वेरी लीथल. नाउ कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड यूरेनियम प्लूटोनियम बॉम्ब्स इज नथिंग. लेकिन इट इज़ फार ईजियर टू मेक, which means there is an ongoing threat that a terrorist organization would be able to get their hands on it. And dirty bombs is something which, it is an ongoing threat which has been talked in UN, has been a part of, you know, NATO discussions and so on. That is our fear. I don't think any terrorist organization will get hand on nuclear bomb unless Pakistan disintegrates. That's the reason why the world has to be careful about Pakistan, because it has a nuclear bomb. And it is a nation which is really not in control of itself. So, मतलब बहुत uncontrolled आदमी के अंदर एक बहुत बड़ी हथियार है उसके हाथ में. Imagine like a mentally unstable person wielding a AK-47. So we don't know who's controlling Pakistan. And many a times, और मतलब प्रधानमंत्री जीतता है, उसकी पार्टी हटा देते हो, उसको जेल में डाल देते हो, आर्मी कुछ भी चल रहा है. We don't know who's in control of Pakistan, and that's the biggest threat. And that's why Americans are also very, very alert about
Pakistan's nuclear plans, whereabouts, where it is, and all that. So this is a ongoing threat, and which means that any rogue scientist from a country like Pakistan can potentially be in the hands of a terrorist organization who would then use him to make dirty bombs, dirty nuclear bombs. So those threats are real. सर टोटल 9 कंट्रीज आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर पावर बन पाए हैं. इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इटली, फ्रांस, यूएस. Israel is one of the countries Israel. which does not talk about the fact that it has a nuclear bomb, but it seems given the Israel की technology इतनी अच्छी है कि वो आयरन डोम बनाए बैठे हैं, तो it's pretty normal to assume that this is there. The other country, North Korea is definitely nuclear. वो तो बोल ही रहा है कि we are nuclear now. And another country which showed some interest. Sorry, just to complete the list. And another country which is strongly interested in nuclear technologies is South Africa. South Africa had shown some interest, but I'm not sure they have it. They don't have it. But yeah, North Korea definitely has it, and so does probably Israel. और बाकी 5 महाशक्तियाँ भारत और पाकिस्तान. Sensibility at times becomes the victim of protocols. So, for example, false alarms हुए हैं वर्ल्ड में. अब अगर प्रोटोकॉल, जैसे इंडिया का प्रोटोकॉल अगर ये है या किसी भी कंट्री का ये प्रोटोकॉल है कि अगर हम पे न्यूक्लियर स्ट्राइक हो रहा है तो हम स्ट्राइक होने का वेट नहीं करेंगे, हम रिटेलिएटरी स्ट्राइक उसी समय कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि मिसाइल किधर से आ रहा है, डिटेक्शन करके. There have been false alarms on nuclear. Yes. And people have chosen not to react against protocols. There have been cases जहाँ पे जैसे क्या हुआ था? आपको बहुत ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ. It's not related to nuclear, but I'll tell you, which is very, very interesting because it comes in a time when it is even more desperate. I think it's 1944. 1944 में allies have landed. जो अमेरिका और ये है UK, अमेरिका, फ्री फ्रांस, क्योंकि फ्रांस पे तो जर्मन कब्जा है, हिटलर का कब्जा है, और इंडिया भी हमारी तरफ, हम तो गुलामियों को तरफ लड़ रहे हैं. तो ये लोग लैंड कर चुके हैं और फ्रांस का लिबरेशन हो रहा है, मतलब वो जर्मन हैंड्स में है, नाजी हैंड्स में है, और पेरिस को लिबरेट करना है. अभी पता लग रहा है कि पेरिस जाने वाला है, फ्रांस का जो मेन शहर है. एंड पेरिस हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर हिटलर. इट्स अ बिग सिटी, इट्स द वर्ल्ड्स कैपिटल, फैशन कैपिटल थी उस समय, कल्चर कैपिटल थी, अभी भी है. हिटलर ऑर्डर्स हिज जनरल, जो पेरिस का समझ लीजिए कमांडर इन चीफ था, यू डिस्ट्रॉय द सिटी. जब एलाइज आएंगे यहाँ कुछ नहीं मिलना चाहिए, यहाँ कोई आईफिल टावर नहीं मिलेगा, या कोई ट्रायम्फ विक्ट्री नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलना चाहिए. अच्छा, सब तोड़ डालो, सब आर्ट वर्क में आग लगा दो, सब खत्म कर दो. ना हिटलर से ऑब्वियसली इट्स नाज़ी, सो आप वॉर के बीच में तो अगर आपने अपने लीडर की बात नहीं मानी, अपने ऑर्डर्स नहीं लिए, कोर्ट मार्शल मतलब शॉट, यू डेड. दिस पर्सन, the general, refuses. He says, I can't destroy. It's human creation. I'm fighting I'm on the losing side. I have to give up this city. But this city means more than just a conflict between two armies. Because it's built on human toil and sweat and blood. So he refuses to destroy the city. एक ग्रेस होना चाहिए हारते हुए भी, है ना? हाँ, मतलब see you... we are humans, right? We also love creativity. We love what we have created as a common species. झगड़े अपने साइड हैं, ठीक है, झगड़े होते हैं, नहीं होने चाहिए, बट होते हैं, ठीक है, ये भी हमारी कमी है मे बी. लेकिन हमारे अंदर एक महानता ये भी है, हर इंसान के अंदर है, कि अगर दुश्मन ने भी बनाया है, अच्छा बनाया है, डिस्ट्रॉय नहीं करते. कुछ लोग करते हैं, जैसे तालिबानियों ने बामियान की मूर्तियाँ तोड़ डाली थी. इट शोज दीज आर इग्नोरेंट पीपल. यस, है ना. हिस्ट्री विल ऑलवेज जज तालिबान as the people who broke thousands of years old statues at Bamiyan. वो जो photographs थी of tanks firing at Buddha statues at Bamiyan in Afghanistan when they came to power first time. Yes. That is the brand of Taliban. And Taliban will never come out of that brand. If Hitler had, or Nazis had destroyed, the Germans had destroyed Paris, that would have been the brand of Germany today. Despite Nazis gone and all that stuff, but नहीं तोड़ा ना उन्होंने. So that's human spirit. तो ऐसा we have some good things. मुझे लगता है ऐसा. ये न्यूक्लियर राम भी फॉल्स आ चुके हैं कई बार, where the system said कि there's been a nuclear strike, take a retaliatory action. और I think ये
आई एम नॉट श्योर ये सोवियत के साइड होता है या यूएस के साइड होता है, बट इट इज़ द फाइनल अथॉरिटी रिजाइड्स विद द कमांडर ऑफ द मिसाइल स्टेशन. सो उसको ये अलार्म आ गया था कि स्ट्राइक हो चुका है, आप स्ट्राइक कर दो. मतलब He had सिस्टम to was saying inform the president in another. Yeah, yeah, He so had a वो- 120-second हाँ window. कुछ ऐसा था. So he chose not to. Yes. He chose not to do it despite under a threat कि maybe मेरी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ रहे हैं, because he was not sure. And he it's wanted to test out. और बाद में पता चला कि एक false alarm था. फॉल्स अलार्म था. प्रैक्टिस की एक टेप थी, वो टेप गलती से जो है प्ले हो गई, विच वो टेप ट्रेनिंग पर्पस के लिए थी कि ये इस तरह के सिनेरियो में Right. कैसे, एंड दैट टेप समहाउ गॉट प्लेड एंड ऑल द सिस्टम्स बस्ट कि ये न्यूक्लियर स्ट्राइक होने वाला है. So you see that, so such things have happened, and a commander at a missile station is not a very high-ranking officer. यस. उसका नाम भी देखिए मैं याद नहीं आ रहा है. हाँ. लेकिन still, what a great man, यस. saved the world. है ना? So even an ordinary person shows signs of respecting what humanity has built. वो हमारे DNA में है. सर ये जो साइंस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है आज के डेट में, एंड वील कम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, बट इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, और ज़्यादातर हमने देखा है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था, शायद ही कोई और ऐसा पीरियड होगा एक डेकेड का या 15 साल का जिसमें इतना तेज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ हो. कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, पहले गवर्नमेंट जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास या मिलिट्री यूज में टेस्ट होती हैं, वो चाहे वो मोबाइल की मोबाइल वहीं से निकला हमारा, या फिर हम ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली GPS निकला आपका वहाँ से. GPS निकला आपका वहाँ से, सब कुछ वहाँ से, जो भी आज हमारी सहूलियत की A lot टेक्नोलॉजी, of a lot of things have been. lot of things have Correct. come out of there. What is it that intelligence agencies are testing today? If I were to tell you that, then नहीं, हाँ, we'll ठीक है, become targets लेकिन of लेकिन intelligence अगर agencies. अगर See, I'll tell you what we have to do. या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो उन्होंने डिप्लॉय कर दी हैं? See, I think intelligence or aside, let's sort of, intelligence agency क्या कर रही हैं, let them do their jobs. But what we are trying to do is we have to build quantum computers. Number one, as I told you, we've done the whole segment on that. And increase our computational power. I'm telling you what the world is doing in general. In Yeah. future क्या होने वाला है, it doesn't matter कि कौन कर रहा है, वो दिन चलेगा. हाँ. जो आप बोल रहे हो ना, वॉर के टाइम में इन्वेंशन होते थे, हाँ. अब नहीं होते. We are in a market driven society. So now the right way to position this question would be कि वो इन्वेंशन ज़्यादा होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू होती है, और वो इन्वेंशन कम होते हैं क्योंकि wars were creating a market. Wars Yes. were a market. The government will buy anything which will win the war. It's desperate market. Yes. Now we are away from that world where you need wars to do inventions. You need a market. Defense is a very good market because usually it's got a lot of money. Second, it has a very clear purpose. And if you solve that purpose, they will buy a product. They have deep pockets, especially US Army. ठीक है? So it promotes that invention. So that's part of the thing. And of course, you want to be one up technologically than your rivals are. So you always invest in the technology which is at the innovative best, even if it fails sometimes, which it does. A lot of US products that आप देखिए तो every single major aircraft which US Army has bought went up 10x, 5x the price which initially they thought it would. But the army can absorb it because देश के लिए करना है. शायद अगर आप किसी कंपनी को बेचते तो नहीं हो पाता वो, हाँ. है ना? तो that's the reason. Now we have market forces which do that same. NASA का Starliner budget, for instance, Boeing का went up 3 times and still not even successful. So even a space industry buys such products. Now let's talk about things which will change humanity, which we are working right now. One is quantum computer. Exponentially expand your computational power. Number 2 is what we'll talk about. AI, ML, deep learning, neural AI, and those kind of things which are more to do with software side of it. The third thing which will happen would be in terms of, I think the biggest quest is to live longer. Biotech. जियोगे नहीं तो क्या करोगे? मर गए तो फिर कौन सी टेक्नोलॉजी किस काम की, है ना? तो जिंदा कैसे रहें, और जिंदा ही नहीं रहें, हमें हेल्दी कैसे रहें? सबसे ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी है कि लाइफ कहाँ मूव करेगी अर्थ के बाद सोलर सिस्टम में? क्योंकि मार्स इज़ वेरी मच लाइक अर्थ. उसमें पानी है, फ्रोजन है, ये भी संभव है कि अंडरग्राउंड है. मार्स में रॉकी सरफेस है,
मार्स में टिल्ट है तो उसमें सीजन्स हैं, मार्स के पास 2 मून्स हैं, मार्स इज़ मोर लेस एंड द राइट टेम्परेचर जोन, थोड़ा ठंडा है उसको गर्म कर देंगे। और मार्स में जो मिट्टी है हम उससे शायद भविष्य में पेड़ उगा पाएंगे, जो रस्टी मिट्टी है लेकिन शायद हम सही कर पाएंगे। और मार्स में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है विच मीन्स उससे हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। और मार्स की ग्रेविटी अर्थ से काफ़ी आधी है लेकिन फिर भी चल जाएगी हमें। सो दैट्स द रीज़न व्हाई मार्स इज़ मोस्ट लाइकली। देयर इज ऑल्सो लाइकलीहुड कि मार्स में पहले लाइफ थी। अभी रिसेंटली ये डिस्कवरीज आई हैं कि इससे पहले शायद मार्स में पहले लाइफ थी और देन मार्स लॉस्ट इट्स वाटर टू पोलर कैप्स और इट सीप्ड अंडरग्राउंड। सो पानी इज़ वेरी एंड इट्स क्लोज टू अर्थ। कितना लाइकली है कि अपने एक्सप्लोरेशन ऑफ सोलर सिस्टम के चक्कर में हम कहीं से कोई ऐसा वायरस वापस ले आएंगे जो कि फिर हम उसको संभाल नहीं पाएंगे? लाइकली हो सकता है बिकॉज वायरस से ज़्यादा खतरा शायद एक स्पोर का हो सकता है। बैक्टीरिया स्पोर बना लेता है। जब कभी बैक्टीरिया एडवर्स कंडीशन में होता है, वायरस तो मर जाता है, वायरस अनलाइकली 7 दिन में मर जाता है, 10 दिन में मर जाता है, बट अ बैक्टीरिया कैन बिकम अ स्पोर। अ स्पोर इज लाइक अ सीड कैन सर्वाइव मच मोर देन अ प्लांट कैन। बीज तो आप 5 साल बाद भी उससे पेड़ निकाल सकते हो। बोओगे पेड़ निकल हाँ, जाएगा। बो के पेड़ निकाल दोगे। तो spore is like a beach of a bacteria. Some bacteria have a property that they can become a spore again, and that spore gives them survival. And वो कई साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर उनको फिर से कंजीनियल कंडीशन मिली, फेवरेबल कंडीशन, तो वो दोबारा उग सकते हैं। अगर ऐसा हुआ और अर्थ पे उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर या इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होगा तो देर इज दैट चांस। नाउ वी नो दिस। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। इसीलिए जब भी हम अभी तो चंद्रमा तक जा रहे हैं विच इज़ सेफ, बट इफ़ वी गो टू अदर प्लैनेट्स देर इज़ एंड इवन जब वहाँ जाते हैं, किसी भी स्पेस में जाते हैं, तो हम हमेशा क्वारंटाइन करते हैं ऐसे व्यक्ति को जो स्पेस से आता है, ताकि अगर कोई भी ऐसा जीव जंतु प्राणी माइक्रोस्कोपिक एग्जिस्टेंस उसके साथ आ गया है तो वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ दैट। बट इज दिस अ पॉसिबिलिटी? Yes, it is a possibility, and we have to be aware of that, and we are aware of that, so we will do something. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 2025 में सोलर फ्लेयर से एक डिस्ट्रक्शन अर्थ पे आ सकता है। सन उस साइकिल में है जहाँ पर सोलर फ्लेयर्स हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? So सन के साइकिल्स होते हैं अप एंड डाउन। सो एक बार सन गर्म होता है, फिर ठंडा होता है, फिर गर्म होता है, फिर ठंडा होता है। सन जब घूमता है, जैसे धरती अपनी धुरी पे घूम रही है वैसे सूरज भी घूम रहा है, उसको महज 1 महीने से कम लगता है। लेकिन सन की एक प्रॉब्लम क्या होती है कि सन का जो इक्वेटर है और जो उसका पोल्स है, साउथ और नॉर्थ पोल, वॉट एवर, सन में जो भी डायरेक्शन मान लीजिए आप, जो टॉप है वो अलग स्पीड से घूम रहा है और जो मिडल है वो अलग स्पीड से घूम रहा है। तो एक सन में एक तरह की ऐंठन आ रही है और इसकी वजह से एक तरह का समझ लीजिए जैसे निचोड़ दिया आपने उसको, और इसकी वजह से ये सोलर फ्लेयर्स और उससे भी ख़तरनाक कोरोना मास इजेक्शन CME वो निकलते हैं। और सन हर कुछ साल में ऐसे फ्लिप हो जाता है। सो देयर इज अ फ्लिपिंग टेंडेंसी ऑफ द सन। सो इस वजह से सन के जो साइकिल्स होते हैं, जैसे इस साल था, इस साल वी वर हिट बाय सोलर फ्लेयर्स, 7-8 ऑफ देम। तो these solar flares, if they hit you, then they can damage electronic circuits. They can lead to weather changes, big time weather changes. बहुत गर्मी बढ़ सकती है, घट भी सकती है कहीं पर। So all these things happen with solar flares. सोलर फ्लेयर से आपको रेडिएशन भी बढ़ सकता है जो बॉडी के लिए भी डेंजरस हो सकती है। सेम विद, लेकिन इसका जो डैडी है दैट इज़ कोरोना मास इजेक्शन। वो धीमे चलता है, वो लाइट की स्पीड से नहीं चलता है, उसको कई दिन लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, बट दैट इज़ एक्चुअली अ प्लाज्मा। ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि CME, एक बड़ा CME अर्थ को हिट किया है। जो सबसे बड़ा CME डॉक्यूमेंटेड अर्थ को हिट किया था वो 1859 या 1861 में हुआ था, जिसको बोलते हैं कैरिंगटन इवेंट। और उस समय टेलीफोन वगैरह तो नहीं होते थे, मतलब टेलीग्राफ पोल होते थे, मोबाइल भी नहीं होते थे। तो टेलीग्राफ पोल्स में आग लग गई थी पूरे न्यूयॉर्क में। वो अमेरिका के साइड पे हिट किया था। तो जहाँ पे भी बिजली कुछ चल रही थी टेलीग्राफ पोल पे जैसे, वहाँ पे आग लग गई थी। अगर ऐसा दोबारा होता है तो इट विल बी वेरी डैमेजिंग फॉर आवर मोबाइल नेटवर्क्स, फॉर आवर एयरक्राफ्ट विच आर फ्लाइंग, फॉर ट्रेन्स विच आर रनिंग, एवरीथिंग कम्स अंडर स्ट्रेस। एंड दैट इज़ वाई वी हैव, जैसे हम आदित्य L1 कर रहे हैं, पाका प्रोब है, ऐसे बहुत सारे देशों ने, सोहो है, ऐसे अलग अलग स्पेस एजेंसीज आर कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग द सन, लुकिंग फॉर सच सिग्नल्स कि अगर कोई कोरोना मास इजेक्शन या सोलर फ्लेयर निकलती है, वी आर एबल टू वार्न अर्थ। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना पड़ेगा हमें, और इसीलिए जितना ये सन की स्टडी है, इट इज़ सो क्रिटिकल। इसरो का नेक्स्ट मिशन क्या होना चाहिए? गगनयान है नेक्स्ट मिशन, तो वो तो वेल सेड एंड डॉक्यूमेंटेड है। अगले साल तक वी विल सेंड आवर एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस।
उसके बाद वी आर गोइंग टू डू दी मंगलयान 2 मिशन, वो हमें करना है. हमें चंद्रयान 4 मिशन करना है. हम मंगलयान 2 पे हम लैंड करेंगे मून मार्स पर. चंद्रयान 4 में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सैंपल कलेक्शन कर पाएँ, मतलब कि हम सैंपल को ले लें, मिट्टी ले लें और उस मिट्टी को वापस धरती पे भेजें चंद्रमा से. सो दैट वुड बी क्वाइट फैसिनेटिंग. वी आर लुकिंग एट शुक्रयान. वी हैव टू स्टडी वीनस. वीनस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लैनेट. बहुत गर्म है, 400 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ये संभव है कि वीनस के बादलों में टेम्परेचर 22-23 डिग्री होता है. So there's a possibility that life may have existed in those clouds of Venus or still exist, who knows. एयरबोर्न लाइफ, Airborne life, yeah. मतलब, Microbes. Microbes, yeah, microbes, exactly. So microbe life could exist, and if it does, it's fascinating. We have to do that. So those are the things on the cards, and of course the mega mission would be the Bharat Antariksh Station, जो अभी तो नहीं है, लेकिन 10 साल में हम बात कर रहे हैं कि we'll build our own space station, और then landing Indians on moon by 2040. So that's on the cards अगले 15 साल के लिए. Of course कई मिशन बीच में आते रहेंगे, but interesting times ahead for India. मैं कल एक वो पढ़ता था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपने बेटे के साथ पढ़ता था. उसमें ये था कि यंग बच्चों का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि बहुत लोग ऐसे यूथ या रिवर्स एजिंग के लिए यंग बच्चों का ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं इनटू देयर बॉडी. Correct. So कंट्रोवर्शियल है, बट एफडीए ने, मैंने जो पढ़ा कल, एफडीए ने बोला है कि ये ह्यूमन टेस्टिंग नहीं हुआ उसका, बट माइस में इसका इफेक्ट जो है वो देखा गया. might be possible, but what is going to happen is that we'll move away from all that. हाँ. What we are going to do is that we are going to build our organ printers, which will be like 3D printers. Simplistically imagine करिए, अगर आपने 3D printer कोई देखा है, imagine करिए कि उसी किसी similar process से you are able to make your own liver with your own DNA, which means the liver matches your DNA, which means there will be no rejection problem of the organ, number one. Number two, you will have organs ready quite easily. You don't have to find a donor. So जैसे डेस्परेट केस में डॉक्टर क्या करते हैं, अभी पहले दवा देने की कोशिश करते हैं, ये थेरेपी वो थेरेपी, जब कुछ नहीं बचता तो कहते हैं इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट, विच देन टेक्स टाइम, एंड इवन इफ इट डज हैपन, पीपल रिजेक्ट दोज ऑर्गन्स इन मोस्ट केसेस, क्योंकि तब तक वो इलाज से भी ऑर्गन इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि अब कुछ बचता नहीं उस आदमी के अंदर. In future, in the next 10 years, you'll have DNA-based organ printing, which means that if I need my liver, I will order my liver. Imagine it like आधार नंबर डाला, मेरे DNA से लिंक्ड है, और DNA से लिवर बन करके Amazon की तरह किसी वेबसाइट से नियरेस्ट हॉस्पिटल में आ गया, मैंने उसको फिर I got it transplanted. तो जो अभी होता है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो बॉडी उसको Reject रिजेक्ट करती है, वो नहीं होगा. वो नहीं होगा. और आपका DNA होगा, तो कोई इसको बॉडी से आपको सप्रेसेंट नहीं देने पड़ेंगे. अभी तो क्या है, ट्रांसप्लांट करता है, पहले इम्यूनो सप्रेसेंट देता है, तो उसको 4 इन्फेक्शन और लग जाते हैं, क्योंकि उसकी सारी इम्यूनिटी कम कर देते हो आप, है ना, टोन डाउन कर देते हो. सो नाउ दैट विल नॉट बी दैट. सो अभी आने वाले समय में कोई ऑर्गन थोड़ा भी खराब होना शुरू हो जाएगा, तो डॉक्टर कहेगा एक काम करो ना, नया लगवा लो ना. जैसे दांत आपका खराब होता है तो हटवाओ उसको, इम्प्लांट लगवा लो, है ना, समथिंग लाइक दैट. सो ऐसे लिवर लगवा लो, लंग्स नए लगवा लो. बहुत दिन हो गए सर, आपका हार्ट 10 साल हो गया, नया लगवाओ ना, है ना, समथिंग लाइक दैट. सो इट विल बिकम a world where we will actually talk like this, तो heart, all other organs other than the brain, heart, lungs, liver, kidney, intestines, pancreas, gallbladder, muscles, even some bones can be regenerated like that. So you will regenerate all this. आँखें तो अब तो इतनी टेक्नोलॉजी वैसे ही बन गई है, बट जो बची है वो भी हो जाएगा. The only problem would be brain, and for that completely different science of being able to read the brain and store your memory, your thoughts, and hopefully your consciousness. Hopefully, we don't know whether your consciousness resides in your brain. We don't know. चेतना जो हिंदी में बोलते हैं, चेतना क्या सेलुलर इंटेलिजेंस है या वो सिर्फ ब्रेन में है? मेमोरी तो डेफिनेटली ब्रेन में है. मेमोरी, लर्निंग, प्रोसेसिंग, विजुअल, सेंसरी परसेप्शंस ऑफ ऑल काइंड्स, ऑल दिस इज, आप देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, ब्रेन में है, वो हमें पता है कहाँ है. चेतना कहाँ है हमें पता नहीं. मन कहाँ है ना? क्या मन आप सेलुलर है या फिर मन यहीं पर है? वी डोंट नो. डिसीजन मेकिंग इज हियर, मेमोरी, कलर्स. कमाल की बात है ना सर, साइंस अभी तक कॉन्शियसनेस को सही से डिफाइन नहीं कर अभी तक नहीं कर पाएगा. यस,
अभी तक नहीं कर पाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं कर पाएंगे। और कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। साइंस तो पहले ये भी नहीं बताता था कि बारिश कैसे होती है। हाँ तो तो हम इंद्रदेव की हाँ, मतलब पूजा 2000 करते साल थे। में हम इतना तो समझ गए। हाँ। अब हम उस फ्रंटियर पे हैं जहाँ पे मतलब अब नेक्स्ट लेवल पर हैं on a lot of things. So we will find it out, and hopefully once we do that, then you can actually sort of grow your. Imagine, you know, आज नहीं लेकिन आज से 50 साल बाद, and you might actually live to see that. आज से 50 मैक्सिमम 100 साल बाद, and even 100 साल में you might actually live to see that, because अभी औसत आयु 80 साल से कम है थोड़ी, बट जब हम 2050 में होंगे तो औसत आयु बढ़ चुकी होगी. इट वुड बी, क्योंकि बढ़ रही है. 32 साल थी आज से 120 साल पहले. 32 years was the average आयु, average lifespan. आज 78 years है. If you're a Japanese woman without kids, it is 94 or 95 years. एवरेज। Average. This is the lifespan, life expectancy of a woman. Average age तो नहीं होगी, वो तो average age तो 40 होगी, क्योंकि ये तो हाँ। you divide life expectancy की बात कर रहे हैं. हम्म। औसत जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, वो कितना होगा? 94 years. Some will go above it, some will go below it, but औसत इतना ही आएगा. So this is the lifespan of someone who's in Japan today. Now in 30 years this will also expand. It will become plus 100 plus. ऐसे इंडिया में भी होगा. You know, you kill mosquitoes and you see lifespan will go up significantly. You know, 10 साल तो मस्कीटो में चले जाते हैं, मच्छर में. जो डेंगू से बच भी जाता है उसकी भी इतनी बॉडी हार्म होती है कि 1-2 साल तो उसके यहीं चले गए. सो पोल्यूशन कम कर दीजिए. दिल्ली के हर आदमी की 5-6 साल आयु इसी में बढ़ जाएगी. हाँ। अगर आपने पोल्यूशन, जो हाइड्रोजन फ्यूल से कम हो जाएगा. 5 साल है दिल्ली का पोल्यूशन, इसे 5 साल की प्रॉब्लम. तो अगर आप दिल्ली में घर इसलिए ले रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत है, तो ले लीजिए, 5 साल में वो सॉल्व हो जाएगा. और उससे 5-6 साल आपकी आयु बढ़ेगी. मच्छर हट जाएंगे, उससे 3-4 साल बढ़ेगी. तो 10 साल तो कहीं नहीं गए, मतलब ईजी पीजी. मेरे दिमाग में आ रहा है टेस्ला का शेयर गिर जाएगा 5 साल में। हाँ, फिर ऑर्गन प्रिंटर से कम 30 साल एक्स्ट्रा लगेंगे हर व्यक्ति को. सो नाउ व्हाट इज 78 years, with pollution it will become 85 or 90, with mosquitoes going down, with organ printers 120. But if you are able to read and store the human brain, then you are hitting immortality, because then you don't need to worry about the human body at all, because then I will just grow bodies like your clone, and I will place your thoughts from a computer using an fMRI or जो भी MRI उस समय होता होगा into your brain. So today you are in this body, tomorrow you will go back to a new body, which will be 25 साल की body आपकी. So you'll always remain, you know, young. So it's not just about living forever. भीष्म पितामह की तरह ना बनना है कि फिर वो एकदम सफ़ेद दाढ़ी हो गई, ये सब हो गया, वो भी नहीं करना. So we have to be young all the time. So it's not just immortality, but not अजरता भी है, अमरता भी और अजरता भी. अजर मतलब जो यूथफुलनेस. You always remain 25-year-old body में. जैसे आप 45 के हो गए, आप वापस 25 ईयर की बॉडी में चले जाओगे, नई बॉडी. और जैसे आप गाड़ी बदल देते हो, अभी आप 10 साल में गाड़ी बदल देते हो, नहीं बदलते तो गवर्नमेंट जबरदस्ती बदलवा देती है. सो वैसे ही यू विल डू दैट. एक ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है अभी. ब्रेन ट्रांसप्लांट इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम थॉट ट्रांसप्लांट. चूहों में हमने ये अगेन अचीव किया है कि कुछ मेमोरी लर्निंग हम एक चूहे से दूसरे चूहे में डाल देते हैं. न्यूरालिंक इज ऑल्सो गोइंग टू इवेंचुअली लीड टू दैट. Eventually, that's our quest, to get rid of the organic human body and be able to separate. We are electromagnetic. हमारे सारे thoughts, memories are electromagnetic. हमारी body is basically fermions, which are electron, proton, neutron. So एक matter full of body and an electromagnetic thought and memory. We have not been able to separate these two. We have to be able to separate this with this. ये जिस दिन हमने कर लिया, और फिर इसको हम किसी और कार्बन बेस्ड बॉडी में डाल दें और किसी और में डाल दें, और फिर कार्बन ही क्यों, सिलिकॉन बेस्ड बॉडी में डाल दें, मेटलिक बॉडी में डालते हैं, then शरीर will become like a car. So some people keep many cars, the rich ones. वो कभी ये कार लेते हैं, कभी वो कार लेते हैं. पतली गली में जाना है तो वो ऐसा शरीर लेंगे जो तेज भागता है. अगर किसी पार्टी में जाना है तो ऐसा शरीर लेंगे जो दिखने में अच्छा दिखता है. जो भी, you know, just imagine, car is a comparison. जो थोड़े मिडिल क्लास लोग होते हैं वो एक गाड़ी रखते हैं, 10 साल में बदलते हैं, है ना. तो वो एक ही बॉडी में रहेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, हर 10 साल बदलेंगे, EMI पे लेंगे. और जो स्मार्ट होते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते, नए अभी मार्केट में जॉब लगी है, वो ऊबर से चलते हैं. सर एक बहुत अच्छी साइंस फिक्शन मूवी का जो है ना, आपने प्लॉट तैयार कर दिया. सो ऊबर से चलते हैं तो वो क्या करेंगे, वो ऑर्डर करेंगे, आज है ना, आज चलते हैं पार्टी पे, एंड आई नीड दिस बॉडी फॉर रेंट. दिस रेंट.
So you'll rent an organic body, right? And then you'll go to places and then you'll leave it. Then where will you live? You will live in a digital world. आपकी existence need not be in a environment of earth ना. आप computer में रहो. And whenever you want, just order it. You become alive, and then you can move around, and you can whatever you need, you do, and you come back. That will become the new reality. Maybe 100 years it will take for that to happen. But that is the ultimate frontier. That has to be there. If it's not there, now imagine the सुनने में fascinating लगता है, but it's so useful. If I could do this, then I told you about quantum entanglement. So I can instantly transfer information from here to the next solar system. Yes. Next solar system where there are a set of bodies. So I take your memory and your consciousness, transfer it to the next solar system, and that solar system it gets into another body, and then I have teleported you in no time, not even the speed of light, in no time to another solar system. Wow. That's the only way you live across galaxies. Otherwise travel कैसे करोगे? Andromeda galaxy is millions of light years away. 1 मिलियन साल तो लगेगा पहुंचने में. अगर लाइट की स्पीड से जाओगे तो जा नहीं पाओगे, है ना? That's the world we are going to live in. और ये आप कह रहे हो कि शायद 100 साल दूर है. See, we are in the process of being able to read छोटे एनिमल्स. बिल्ली की मेमोरी हम पढ़ सकते हैं इन अ वीडियो. चूहे की मेमोरी हम ट्रांसफर करने सकते हैं, कुछ मेमोरीज, बिल्कुल बेसिक मेमोरीज. अभी कि उसको ब्लू लाइट से डर लगता है, करंट लगा दिया तो उसको ब्लू लाइट से डर लगना शुरू हो गया, रिस्पॉन्स सिस्टम मिला है, मेमोरी बन गई, उस मेमोरी को दूसरे चूहे में ट्रांसफर कर दिया. उसको भी वही ब्लू लाइट से हाँ, उसको ब्लू लाइट दिखाओगे डर लगेगी उसको. वाह. ठीक है, तो उसको डर का ट्रांसफर कर दिया. हाँ. सो जो लिम्बिक ब्रेन है, यानी कि जो बेसिक पुराना ब्रेन है जिसमें इमोशंस होते हैं, वो डर के इमोशंस हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. और ये शायद नेचुरली भी होते हैं. आप देखिए कि जो पेरेंट्स मान लीजिए किसी चीज़ से डरते हैं, मान लीजिए आप छिपकली से डरते हैं, आपके बच्चे भी छिपकली से डरने लगेंगे. हाँ. तो लिम्बिक ब्रेन का ट्रांसफर तो जेनेटिकली वैसे भी होता है. सम थॉट्स डू गेट ट्रांसफर्ड इन द ब्रेन, यू नो. अभिमन्यु की कहानी में भी कुछ सच है. सो ये तो नेचुरली होता ही है. क्या इसको हम अननेचुरली कर रहे हैं? चूहों के साथ कर लिया है, बट इवेंचुअली वी विल बी एबल टू डू इट विद humans. It's more of a legal issue as well. It's not allowed. There are implications to it, because what if somebody keeps your memory? So अगर आप बैंक से आपने जो है लोन नहीं चुकाया, तो आपकी मेमोरी तो एक्सेसिबल है. तो आपको बॉडी में डाल के मैं काम करवाऊंगा जब तक कि आप लोन नहीं चुका दोगे. तो डेथ विल बिकम ऑप्शनल. So death is optional, but is it your option? What if it becomes someone else's option? That is going to be a problem, because slavery का next model है ये. Wow. But there's always a flip side. One should look Yes. at both the sides. So while one side is so fascinating, the other side is also that we might have forever slaves, and that is also a dangerous thing. Death will become optional, great, but it should be your option. Yes, not So, someone else's. Not someone else's option. Yeah. So not someone else's option. Nobody can choose that I will not die. I should be able to choose my own death. Yes. तो भीष्म पितामह बनना है. ऐसी कौन सी 3 टेक्नोलॉजीज हैं जो अगर इंडिया ने उस पर अपने कार्ड सही से प्ले कर दिए तो अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट, पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. एम्प्लॉयमेंट जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, विल बी वर्क लर्न. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो आपको एजुकेशन सिस्टम को पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. दिस एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू बी डिसमेंटल्ड, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड डिसमेंटल्ड, एंड यू हैव टू रिक्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच. You have to get rid of 4-year BTech degrees. You have to get rid of 2-year MBA degrees. I have done both of them, by the way. Right? You cannot have them anymore. You have to have जो NEP भी बात कर रहा है, मल्टी फैसेटेड लर्निंग. लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? कैसे में अभी हम बात कर रहे थे लेफ्ट ब्रेन हो गया है सब कुछ, राइट ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करेंगे हम? तो एजुकेशन सिस्टम में आमूल चूल ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है. सबसे पहले टेक्नोलॉजी उसको बोलिए या जो भी चेंज की बात करिए वो ये है, उसके बिना कुछ नहीं होगा. सेकंड, वी हैव टू रीलुक द जॉब्स. जॉब मार्केट, जॉब्स विल नॉट एग्जिस्ट द वे वी थिंक. 9 to 6 जॉब्स 365 दिन वाले नहीं चल पाएंगे. वी हैव टू लर्न, अनलर्न, रीट्रेन, कम बैक एंड ऑल दैट स्टफ. लोगों में इतनी एंग्जाइटी आ जाएगी अगर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा. जब वो लर्निंग में जाएंगे उनका इनकम ज़ीरो हो जाएगी, तब क्या करेंगे? तो दिस काइंड ऑफ जो नई सोसाइटी का हमें रचना करनी है, जो बनाना है हमें,
उसमें ऐसे सिस्टम्स हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे. इट्स अ पॉलिसी इशू. अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करिए तो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो हमें क्वांटम कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा. सेकंड, हमें बात करना पड़ेगा स्पेस टेक. मेजर टीमिंग इंडस्ट्री वुड बी स्पेस टेक. बहुत बढ़ेगी. स्पेस टूरिज्म से लेकर के स्पेस माइनिंग तक वुड बी ह्यूज सेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. थर्ड थिंग विच वी हैव टू इन्वेस्ट इज इन एनर्जी, फ्यूजन पावर. We have to invest in hydrogen fuels. We have to invest in fusion power. We have to invest in thorium power. India has to become not just an energy independent country, but a hugely energy surplus country. हमारे पास इतना थोरियम है हमारे सी कोस्ट्स में, केरला और इन सब के आसपास. दुनिया का लगभग 40% थोरियम इंडिया में है. उस थोरियम में इतनी एनर्जी है कि दुनिया में बचा हुआ सारा यूरेनियम, सारा ऑयल, सारा कोल, सारा पेट्रोलियम, सारी नेचुरल गैसेस आप मिला दीजिए सबकी, और हमारा थोरियम एक तरफ. वी आर मेनी टाइम्स मोर. सो वी हैव टू इन्वेस्ट. जो थोरियम पड़ा हुआ है हमारे समुद्री तट पर, उसका हम क्या करें. एंड होमी भाभा का जो 3 स्टेप न्यूक्लियर प्लान था 1950 में, उसका थर्ड स्टेप वॉज थोरियम प्लान. वाओ. द मैन प्रेडिक्टेड इन 1950, होमी भाभा. फर्स्ट स्टेप was building our nuclear other people building our nuclear reactors. Second was our own nuclear reactors जो अब हम बनाने लगे हैं. Third plan is thorium based. How far are we? हम थोरियम से कितनी दूर हैं? काफ़ी दूर हैं. हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं थोरियम में इतना जितना हमें करना चाहिए. We are quite far because see, why would you expect the Americans to come up with a technology यार? उनके पास थोरियम ही नहीं है. जिस आदमी के पास थोरियम नहीं है वो क्यों थोरियम बनाएगा. उसके पास यूरेनियम है, वो अपना बनाएगा कि मेरा बनाएगा. सो वी हैव टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमें थोरियम पावर पे. वी नीड मेगा इन्वेस्टमेंट्स इन थोरियम पावर. हमने एक टेस्ट प्लांट बनाया था, आई थिंक नॉर्थ ऑफ बॉम्बे में कहीं है, ट्रॉम्बे के आसपास, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. इट्स अ टेस्ट रिएक्टर. बट थोरियम के 2 प्रोमिनेंट पाथ हैं. वी हैव टू इन्वेस्ट बोथ इन बोथ ऑफ देम. वन ऑफ देम विल फेल, दैट्स ओके. पुट 5,000 crores इन बोथ ऑफ देम एंड गेट इट डन. बिकॉज आपने वो क्रैक कर दिया तो आप बादशाह हो गए. किसी के पास है ही नहीं, मतलब अनडिस्प्यूटेड बादशाह. क्या करोगे, है ना. और ऐसा भी नहीं कि इंडिया कोई पनी कंट्री है. इतनी बड़ी मिलिट्री है हमारी, कोई वहाँ पे अटैक भी नहीं कर सकता. कि चुरा लेंगे जैसे खाड़ी देशों के साथ होता है. जहाँ तेल मिलता है वहाँ युद्ध पहुँच जाता है. तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विद अस. सो वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. कोई हमें डेमोक्रेसी का पाठ नहीं पढ़ाने आ जाएगा. कोई हमारा डिक्टेटर नहीं है कि झगड़े करने शुरू कर देंगे. ना हमारी आर्मी कोई इतनी वीक है. सो नाउ विद अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, विद अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, वी शुड इन्वेस्ट इन आवर ओरिजिनल टेक्नोलॉजी. Thorium is one of them. Just get it done. And if we are able to crack this, and it is crackable. ऐसा नहीं है कि crack, क्योंकि test reactor case में is crackable. So pilot experiments have been successful. Now we have to just magnify that experience. But remember, nobody will help you. In fact, people will try to sabotage it. सब सोचेंगे कि करने नहीं देते इंडिया को, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ गई और वर्ल्ड का 40% थोरियम अगर हमारे पास आपके है पास तो दुनिया की सबसे ज़्यादा एनर्जी रिजर्व है. हाँ. This land is blessed with the world's biggest energy reserve. All others combined, सारे एनर्जी रिजर्व सारे देशों के मिला लीजिए और आपके एक थोरियम रिजर्व अलग. इतना थोरियम है हमारे पास, बाकी सबके पास. इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? डॉक्टर कलाम और मैंने आर्टिकल लिखे हैं इसके ऊपर. हिंदू में आप आर्टिकल, वी रोट 2.5 पेज का आर्टिकल ऑन थोरियम पावर. उसमें कंक्लूजन ही यही था. 2012 का आर्टिकल है, 11 का आर्टिकल है. और होमी बाबा ने 1950 में ये इस किताब में भी है, इस वाली में है, इसके पिछले एडिशन में है. थोरियम पावर एडवांटेज इंडिया में वी टॉक्ड अबाउट इट. सो थोरियम हैज टू बी दिस थिंग, आवर फोकस. नोबडी टॉक्स अबाउट इट. एंड 40% तो आपको कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ. देयर आर फिगर्स व्हिच से मोर देन 2/3 ऑफ वर्ल्ड थोरियम रिजर्व्स इन इंडिया. द रीजन व्हाई किसी ने दिया होगा ना, कुछ डिविनिटी होगी ना, तो हमें पूरी दुनिया को इस पे डिपेंडेंट बना देना चाहिए. हाँ, और थोरियम को बनाना आसान है. थोरियम से बम नहीं बनता. So you can't make a bomb out of thorium. Only energy. Only energy. So यूरेनियम, अगर आप सोचो कि 100 ट्रेन जिसमें 100 डब्बे हैं मालगाड़ी, उतना कोयला. 100 ट्रेन 100 डब्बों वाली. ठीक. जो एनर्जी इस कोयले से निकल सकती है, वो एनर्जी आपकी गाड़ी में पीछे अगर मैं यूरेनियम भर दूं बूट में, आपके जो डिग्गी होती है, तो उतना यूरेनियम चाहिए. और उतनी एनर्जी के लिए आपका जो बैकपैक होता है ना, उतने में थोरियम भर दूं तो उतनी एनर्जी. ये तीनों बराबर है. वाओ. इट इज सो फैसिनेटिंग. इसके ऊपर एक हमें पॉडकास्ट करना चाहिए, थोरियम के ऊपर. नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है?
नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ये है कि वी विल इवेंचुअली एंड अप बिल्डिंग समथिंग कॉल्ड नैनो रोबोट्स. इट्स देयर इन द बुक अगेन. यस, Where नैनो we- पेंट्स के बारे में लिखा Nano है paints तो so you can mix nano materials in construction. And you can build buildings which will last you hundreds of years. Because buildings में क्या होता है, जब building material में gaps आ जाते हैं, उन gaps में हवा होती है, बाद में पानी भर जाता है, इसलिए पानी टपकता है नई बिल्डिंग में, फिर वो डैमेज करता है बिल्डिंग को. छोटे से अर्थक्वेक आते हैं तो स्ट्रक्चरल फ्लॉज आ जाते हैं उसी जगह पे, दरारें. तो बाय डिजाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसेप्शन बिल्डिंग्स हैव फ्लॉज. यू कैन फिल दैट विद नैनो मटीरियल्स. सेम विद पेंट्स. सो पेंट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि पेंट में जहाँ क्रैक वहीं पे आता है जहाँ फ्लॉ होता है. So that's why nano paints are so powerful. We'll have nano materials which will be mixed with building material. It will fill those gaps. But the most fascinating application of nano technology would be when you have nano robots which are injectable. So organic nano robots which can be digested by the body. उसको आप इंजेक्ट कर देंगे और मान लीजिए कहीं कैंसर है किसी को, तो वो जाएगा और वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा. वाओ, किसी को अगर चोट लगी है तो उसको हील कर देगा, बोन्स को हील कर देगा. किसी वायरस को मारना है तो मार देगा, किसी बैक्टीरिया को मारना है तो मार देगा. कोई ड्रग डिलीवर करनी है एग्जैक्टली उस जगह. अभी आप जैसे केमोथेरेपी लोग करते हैं तो पूरी बॉडी खराब हो जाती है. मारना एक सेल को है और उसकी रेडिएशन पूरी बॉडी, न्यूक्लियर बॉम्ब. मतलब इट्स लाइक कि एक आदमी को मारने के लिए पूरे शहर पे न्यूक कर दिया. We could solve all that problem with nanotechnology and nanorobots, and we are working on it. So cancer will be cured in 5 years. CAR T cell technology, and in fact cancer would have been cured 10 years ago had there been not such a big resistance by the manufacturers of major drugs of cancer to stop those technologies. So cancer is solvable, and nanotechnology will also help it, and so will CAR T cell technology. But nanotechnology will also go far beyond cancer. It will cure, for example, cholesterol अगर आपको ख़त्म करना है हार्ट की आर्टरी में, तो नैनो रोबोट जाएगा, सफाई कर देगा पूरा. स्टंट वंट का चक्कर ही नहीं है. नहीं, वो साफ कर देगा हार्ट. फिर तो ऑर्गन प्रिंटर ही आ जाएगा. फिर क्या करोगे, नया हार्ट लगा लो. पानी से मेरी गाड़ी कितने साल में, कौन से साल में चल सकती है? हाइड्रोजन पावर अगर हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी, पानी से नहीं चलेगी. पानी निकलेगा उससे. सो पानी को तो, पानी से चलने वाली गाड़ियाँ ना, वो फैसिनेटिंग आइडियाज़ आते रहते हैं कई बार यूट्यूब वगैरह पे. बट पानी का मॉलिक्यूलर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल. उसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी निकलती है. फिर उससे एनर्जी बनाना, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस आप ब्रेक करते हो उसको, फिर हाइड्रोजन निकलती है, उसको आप यूज़ करते हो. ये सारा ऐसा नहीं गाड़ी में आप पानी डाल दोगे, पानी जाएगा. इंडिया इज इन्वेस्टिंग हेविली ऑन समथिंग कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन. सो क्या होगा, हम और इन्वेस्टिंग हेविली मतलब वी आर पुटिंग अप अ प्लांट राइट नाउ. आई थिंक इन गुना वी आर पुटिंग अप अ प्लांट. नोएडा में प्लांट लग रहे हैं, मतलब एक नहीं लग रहा है, कई लग रहे हैं. सो हम क्या करेंगे, हम पानी लेंगे, पानी में हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. ये जो एनर्जी होगी, ये सोलर पावर या किसी ग्रीन सोर्स से आएगी. ये पानी टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. इस हाइड्रोजन को हम कंप्रेस करेंगे और इसको हम सिलेंडर में डाल देंगे और फिर हम इससे चीज़ें चलाएंगे. इट कुड बी बसेस, इट कुड बी कार्स, होपफुली समडे स्कूटर. थोड़ा मुश्किल होगा वो इंजन बनाना, बट कार्स तो डेफिनेटली चल जाएंगे, बसेस तो एनी डे. सो व्हाट विल हैपन इज, जब इसको आप बर्न करते हो हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज किया तो पानी निकलता है. इट्स सो प्योर. आई हैव कंज्यूम्ड वाटर फ्रॉम अ हाइड्रोजन बस जो निकलता है. वाओ, It's so pure. It's distilled water, pure water, है ना. So that's what it is. So this is what we'll do. So eventually what will happen is, Delhi के अंदर 34% pollution in Delhi happens because of vehicles. That will go down. If you do that, then Delhi का pollution level will go back to 1990. 1990 में जितना 1990s में जो pollution level होता था, दिल्ली में pollution level वहाँ पहुँच जाएगा. Because not only will you do away with दिस vehicular pollution इन जो व्हीकल से हो रहा है, बाकी भी अगर कोई इंजन कहीं, जैसे डीजल इंजन चलते हैं, जितने मोबाइल टावर हैं कितना पोल्यूट करते हैं आपको पता है? डीजल इंजन से चलते हैं सबके सब, सारे मोबाइल टावर. अच्छा, मैसिव पोल्यूशन करते हैं और वो 24/7 डीजल इंजन से चलते हैं. क्या करें, कोई गलती नहीं है उनकी. बट इफ़ यू वर टू टेक हाइड्रोजन फ्यूल इनटू इट, तो उससे क्या निकलेगा? पानी निकलेगा. वो पानी हम घरों में सप्लाई कर देना. इतना सारा नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा. एटलीस्ट आसपास के रेस्टोरेंट तो चले जाएंगे उससे. So imagine all your mobile towers will give you signal and pure water and no pollution. If you do that, then तो 34 तो सिर्फ vehicles का है. मोबाइल टावर से भी 8-10% पोल्यूशन होता है, क्योंकि शहरों में बहुत मोबाइल टावर होते हैं. So a good 40% plus pollution would be solved. So ये हाफ हो गया पोल्यूशन. तो ये थ्रू आपका PPM घट करके न जाने. और सिर्फ पोल्यूशन सिर्फ CO2 से नहीं होता ना. वो जो
जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जो कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, वो जो हम बोलते हैं ना वो 2.5 and 10, that is basically particles. They are not carbon dioxide. राइट. They are particles. तो particles तो zero है, zero हो जाएगा particles तो. So you're talking about so that's what I was telling you. दिल्ली में अगर आप pollution की वजह से नहीं रह रहे हो तो 5 साल रुको. 5 साल में दिल्ली में only electrical vehicles and hydrogen vehicles. That's all. Are the recent rains in Dubai an example of climate tech going wrong? See, I don't think man can इतना change नहीं कर सकते हैं. थोड़ा बहुत हो जाता है. But if you're talking about the rains which Cloud happened, seeding की बात करें. नहीं cloud seeding थोड़ी ना वो हुआ था. That had ऐसा छपा तो नहीं, बट बहुत हाँ. लोगों का स्पेकुलेशन नहीं, था. क्लाउड सीडिंग से आप फ्लड नहीं ला सकते हो. क्लाउड सीडिंग से आप थोड़ा बहुत रेन कर सकते हो. One of the reasons why the Dubai rain might have happened was, and again, nobody really knows, as you said, would have been the solar flares, which happened this year. इसकी वजह से weather pattern change हुआ है. So that India में भी काफ़ी heat हुआ था. Whether it is responsible, directly linked, we don't have a concrete proof to say yes or no. But the sun has been acting funny this year, 2024. एंड इट्स नॉट कि डरने की बात नहीं है, ऐसा होता है. सन इज मूडी तो होता है. सन का मूड है, ठीक है. 2019 में ठंडा हो गया था एकदम से, थोड़ा गर्म हो गया. मतलब सन इज अ वेरी मूडी एनिमल, यू नो, एंड यू जस्ट सरेंडर टू इट. कर क्या कर सकते हो. तो दुबई रेन्स माइट हैव टू डू विद समथिंग विद सोलर साइकिल दिस ईयर. ओके, थैंक यू सृजन सर. मेरे Okay. को इतने सारे और चीज़ों के बारे में बात करनी है. मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, और आपका कैमरा पे भी मैं एसेंट ले लूँ, कि ये मुझे लगता है कि आज का जो एपिसोड या पॉडकास्ट है, ये मोर लाइक 101 ऑफ सो मेनी थिंग्स है. इसमें हर एक टॉपिक, हर एक 5 मिनट का जो हमने सेगमेंट करा है, उसके अंदर एक पॉडकास्ट हो सकता है. तो सब्सिक्वेंटली अगर ये कमेंट करके बता देना, बट अगर ये पॉडकास्ट में कोई भी टॉपिक को उठा करके उसके ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट करना है, तो उसके लिए मैं आपको दोबारा कॉन्टैक्ट करूँगा. Happy to do that. Great. So ask the right questions, and no question is bad, by the way. So अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन, आप कभी इस बात से झिझकना नहीं चाहिए कि कोई सवाल बेवकूफ़ी का हो सकता है, आंसर बेवकूफ़ी का हो सकता है. हमारी सबसे बड़ी समस्या कभी कभी यही हो जाती है. ईगो लेट्स अस स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, एंड दैट इज द एंड ऑफ लर्निंग. सो डोंट एंड योर लर्निंग, है ना. सो आस्क द क्वेश्चंस एंड फील फ्री टू डू दैट. और मैंने बहुत कुछ सीखा सर आज, एंड आई थिंक मेरा खुद का एक नॉलेज एनहांसमेंट हुआ है आज. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you. थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम. वेरी हैप्पी टू डू दैट. चलो, ग्रेट, थैंक यू, Great. धन्यवाद, ऑल द बेस्ट. बहुत मजा आया. दोस्तों, ये थे हमारे 2 एपिसोड सृजनपाल सिंह जी के साथ. अगर पहला वाला नहीं देखा है तो ये लिंक डाल दे रहा हूँ, उसको भी जरूर देखना. ये पॉडकास्ट पसंद आया, दैट वन विल ब्लो योर माइंड अवे, क्योंकि उस पॉडकास्ट में हमने बात करी है टाइम की, रियलिटी की, कॉन्शियसनेस की. किस तरह से आप दुनिया को परसीव करते हो, क्या जो आप परसीव कर रहे हो वो सच है या नहीं है, यूनिवर्स के ओरिजिन की रियल थ्योरी क्या है साइंस के हिसाब से और इंडियन वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से. अगर कोई टाइम के बाहर चला जाए, टाइम में जो फंसा हुआ है वो टाइम के बाहर अगर चला जाए, तो यूनिवर्स का रियल नेचर किस तरह से देखेगा वो. बिग बैंग थ्योरी, बिग क्रंच थ्योरी, ये सारा डिस्कशन पहले पॉडकास्ट में हुआ हुआ है. ये पॉडकास्ट अगर पसंद आया तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना. लिंक डाल दे रहा हूँ. डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल Illuminate by Tarun Minlish, a channel curated to make you successful.